Welcome back. As you can see in your screen, we are doing 1000 MCQ video series and this is part number 2 where we will discuss another next 100 new MCQs for data frame of Python Panda. इसके previous session में हमने already first 100 MCQs को that was basically for series object को already discuss कर लिया है. यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं या आपने उस वीडियो को किसी कारण से मिस कर दिया है तो ऊपर आई बटन पे मैंने आपके साथ इसका लिंक शेयर कर दिया है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने इसका लिंक आपके साथ शेयर किया हुआ है. ये पूरी वीडियो सीरीज सीबीएसई 2021-22 की नई असेसमेंट गाइडलाइंस जिसमें कि 2 टर्म्स में एग्जाम होने वाले हैं उस पे बेस्ड है. एंड वी ऑल नो टर्म 1 जो है वो पूरी तरह से एमसीक्यू बेस्ड है. हम पूरी वीडियो सीरीज में एंड हर एक वीडियो सेशन में चैप्टर एंड यूनिट वाइज 4 डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे. केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज जैसे कि आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, देन असर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यूज, देन फाइंड द आउटपुट बेस्ड एमसीक्यूज एंड ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज. मेरी इस वीडियो की खास बात यह है कि इसमें जितने भी एमसीक्यूज हम डिस्कस करने जा रहे हैं या डिस्कस किए हैं ये कहीं से भी कॉपी पेस्टेड नहीं है. स्पेशली अगर मैं असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूं या एमसीक्यूज की बात करूं तो फिलहाल वो आपको इंटरनेट में या यूट्यूब में शायद ही कहीं मिले. स्पेशली अगर मैं आईपी के कंटेक्स्ट में अगर बात करूं या पाइथन पांडा के कंटेक्स्ट में बात करूं. आप चाहें तो मेरे पोस्ट की डेट को भी चेक कर सकते हैं, रिलीज डेट के साथ बाकी का भी कंपैरिजन कर सकते हैं. आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैंने ऑलरेडी आईपी क्लास 12 के सारे ही यूनिट्स की कॉन्सेप्चुअल वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज अपलोड की हुई है. यदि आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाकर उसे देख सकते हैं. मेरी प्लेलिस्ट का नाम है आईपी क्लास 12 ट्यूटोरियल 2021-22. ऊपर आई बटन पे भी आपको इसका लिंक अभी डिस्प्ले हो रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अगेन मैंने इसका लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है. और एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये सारे क्वेश्चंस आपको मेरी वेबसाइट में भी मिल जाएंगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है. नमस्ते स्टूडेंट, दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप नाउ. चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है. एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो और यू फाइंड इट यूजफुल फॉर यू देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर एज वेल. सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और 1 by 1 सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो सेशन इज दैट इज बेसिकली क्वेश्चन नंबर 102. वाई दिस इज 102? बिकॉज इसके प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी 101 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है. उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन का ये क्वेश्चन नंबर 102 इज बेसिकली रिलेटेड विद असर्शन एंड रीजन बेस्ड एमसीक्यू. और जैसा कि अब हम समझ चुके हैं कि असर्शन एंड रीजन का मतलब ये है कि जहां पर 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक असर्शन और एक रीजन. असर्शन का मतलब कि जो बेसिकली एक कहीं ना कहीं प्रकार का फैक्ट है और उस फैक्ट को जस्टिफाई करने के लिए एक रीजन हमने यहां पे डाला हुआ है. हमें ये कंफर्म करना है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हैं या दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं या कोई एक ट्रू है या कोई एक फॉल्स है. और या फिर ये दोनों ही स्टेटमेंट अगर ट्रू हैं तो क्या रीजन हमने जो असर्शन स्टेटमेंट के लिए दिया है वो सही है, रिलेवेंट है. सो फर्स्ट असर्शन स्टेटमेंट इज सेइंग दैट कोड रिटन बिलो टू रीनेम इंडेक्स ऑफ ए डेटा फ्रेम विल बी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली बट विल नॉट मेक चेंज इन इंडेक्स ऑफ ओरिजिनल डेटा फ्रेम. इन द सेंस हमने ये जो कोड लिखा है ये बेसिकली हमने जो ऑलरेडी डेटा फ्रेम की एग्जिस्टिंग इंडेक्सेस हैं उनको चेंज करने के लिए या रीनेम करने के लिए हमने लिखा हुआ है. बट असर्शन स्टेटमेंट बोलता है कि यदि आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ओरिजिनल जो मेरा डेटा फ्रेम है उसके इंडेक्स में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है. और ये चेंज क्यों नहीं आता है उसका रीजन जो यहाँ पे मेंशन है वो ये कि टू मेक चेंजेस इन इंडेक्स कॉलम नेम इन ओरिजिनल डेटा फ्रेम वी नीड टू स्पेसिफाई रिप्लेस इक्वल टू ट्रू. तो ये कहता है कि यदि आप इसे इफेक्टिव करना चाहते हैं या रीनेम के द्वारा आप ओरिजिनल डेटा फ्रेम में चेंजेस करना चाहते हैं तो आपको यहां पर एक एक्स्ट्रा आर्गुमेंट डालना होगा दैट इज योर रिप्लेस इक्वल टू ट्रू. अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो असर्शन जो है वो फैक्ट तो हमारा बिल्कुल सही है, दैट इज ट्रू. लेकिन अगर आप इसके रीजन की बात करें तो रीजन इज नॉट ट्रू बिकॉज हम एक्चुअली रीनेम मेथड के साथ रिप्लेस इस्तेमाल नहीं करते, हम इस्तेमाल करते हैं इन प्लेस को. तो यहां पर यह होना चाहिए था इन प्लेस इक्वल टू ट्रू. तो अगर ये इन प्लेस इक्वल टू ट्रू होता तो मेरा रीजन भी सही हो जाता. इसका मतलब इसका जो आंसर होगा दिस विल बी ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. सो द करेक्ट आंसर इज बी. हाँ, अगर इस क्वेश्चन में यहां पर रिप्लेस की जगह इन प्लेस होता उस सिचुएशन में हम ये बोलते कि बोथ आर ट्रू और जो रीजन हमने दिया है दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए. सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. Let's move to the next question now. Now here in question number 103 it is asking that select the command to display both row and column index label of data frame exp. We have a data frame by the name of exp और suppose that इस exp के मुझे कॉलम और रो दोनों के ही लेबल्स या इंडेक्स वैल्यूज को डिस्प्ले करना है तो हम कैसे कर सकते हैं.
तो इसके लिए इसने बोला है कि या तो आप exp.index इस्तेमाल कीजिए या exp.index ब्रैकेट्स के साथ इस्तेमाल कीजिए, या आप एक्सिस को इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रैकेट के साथ में, या सिंपल एक्सिस। वी ऑल नो दैट कि जब आप ब्रैकेट के साथ इस्तेमाल करते हैं किसी प्रॉपर्टी को, दैट बिकम्स व्हाट ए फंक्शन, और जब बिना ब्रैकेट के हम लेते हैं दैट इज बेसिकली योर एट्रीब्यूट। जहां तक बात है रो एंड कॉलम इंडेक्स को डिस्प्ले करने की एक साथ, तो इसके लिए हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं डेटा फ्रेम का, दैट इज योर एक्सिस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सो जब भी आप ध्यान रखें डेटा फ्रेम की आपको रो एंड कॉलम की दोनों के इंडेक्सेस को चाहिए डिस्प्ले करना है, वी शुड टेक दिस एक्सिस एट्रीब्यूट। अगर आप केवल exp.index या df.index करते हैं तो ये सिर्फ आपको रो इंडेक्स रिटर्न करता है, या यूं कहें आपको कॉलम इंडेक्स रिटर्न करता है। सिमिलरली यदि आप लिखते हैं df.columns तो इसका मतलब ये आपको या तो कॉलम लेबल रिटर्न करेगा, या फिर जो भी कॉलम का आपने इंडेक्स वैल्यू दिया हुआ है या कॉलम इंटीजर दिया हुआ है वो ये आपको रिटर्न करता है। So this is how we can get the answer of this question. Let's move to the next one now. So now here it is asking that considering following data frame class, यहाँ पर एक data frame बना हुआ है class के नाम से, to display first 2 columns and 2 rows, it is saying that हमको एक प्रोग्राम लिखना है, मीन्स एक कोड देखना है जिसमें हम first 2 columns, I mean boys and girls, and first 2 rows in the sense class 1 and class 2 को हमको डिस्प्ले करना है। Which of the following is the correct code for that? So first is saying that class.loc। सबसे पहली बात तो ये कि जब भी आप किसी डेटा फ्रेम के पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पार्ट को एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए जो हम प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं दैट इज बेसिकली loc या .iloc। एंड वी ऑल नो दैट कि जो loc हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, विद द हेल्प ऑफ लेबल्स हम यहाँ पे लेबल्स की रेंज मेंशन करके डेटा फ्रेम के स्पेसिफिक पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। जहां तक बात है .iloc की, यहाँ पे एक्चुअली मैंने गलती कर दी, iloc होना चाहिए इसे। सो iloc में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो डिफॉल्ट इंडेक्स वैल्यूज रहती हैं, या एक्चुअली मुझे लिखना चाहिए इंटीजर पोजीशंस होती हैं, या इंटीजर वैल्यूज को लेके हम क्या करते हैं डेटा फ्रेम के स्पेसिफिक पार्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ना यू विल सी हियर कि यहाँ जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें हर जगह हमने loc को इस्तेमाल किया है। सो पहला जो ऑप्शन है इट इज सेइंग दैट class.loc, इसके अंदर में इसने रेंज दी है क्लास 1 से क्लास 2, विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट। देन बॉयज टू गर्ल्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ये पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन में इट इज सेइंग दैट class.loc कोलन क्लास 2, मतलब स्टार्ट आप बिगिनिंग से करो, दैट इज अगेन क्लास 1 से शुरू करेगा, दैट इज करेक्ट। कोलन गर्ल्स, तो ये भी बिल्कुल सही है बिकॉज कोलन इन द सेंस बिगिनिंग हमारी बॉयज से हो रही है, तो ये भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 3 इट इज सेइंग दैट class.loc 0:1 0:1 विच इज नॉट सपोर्टेड बाय योर loc, बिकॉज loc जो होता है वो सिर्फ लेबल को सपोर्ट करता है, इसलिए अगर आप इंटीजर के थ्रू डेटा एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे सो दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। जहां तक बात है class.loc इन ब्रैकेट, इफ यू सी यहां पर हमने लिस्ट ऑफ लेबल्स को पास किया है इनर लिस्ट के फॉर्म में, सो class 1, class 2 दैट कैन बी डन, and similarly boys girls is also correct. So it means that according to this question option 1, 2 and 4 are absolutely correct. So we can say option D is right. What I do, मैं यहाँ पे ये जो नंबर वाला यहाँ पे 0:1 है इसे एक बार आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ so that you will get better picture. So now you can see मैंने एक डेटा फ्रेम यहाँ पे रेडी किया हुआ है, although it is quite different from the data frame asked in the question. So मैं यहाँ पर आपको पर्पस जो है वो क्लियर कर देता हूं। .loc इफ आई राइट 0:1 से 0:1 एंड अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूं यू कैन सी इट इज शोइंग यू एरर। बट अगर मैं लिस्ट ऑफ से लेबल्स पास करूं उस सिचुएशन में अगर आप देखें, सो मैंने यहाँ पे लिस्ट ऑफ लेबल्स पास किया है, अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें अगेन आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्पेसिफिक पार्ट हमारे डेटा फ्रेम का एक्सट्रैक्ट हो चुका है। आई मीन फर्स्ट 2 कॉलम्स एंड 2 रोज को इसने पास कर दिया है। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए इज सेइंग दैट इन प्लेस आर्ग्यूमेंट ऑफ रीनेम फंक्शन इज सेट टू फॉल्स, देन ओरिजिनल डेटा फ्रेम इज चेंज्ड विथ न्यू इंडेक्स कॉलम्स। इन द सेंस जब आप किसी भी डेटा फ्रेम को रीनेम करते हैं, आई मीन उसके इंडेक्स को जब आप रीनेम करते हैं तो उस दौरान जो भी वैल्यूज आप पास करते हैं उसके साथ आपको इन प्लेस आर्ग्यूमेंट देना होता है, जिसे कि आपको ट्रू एक्चुअली करना होता है यदि आप ओरिजिनल में उस डेटा फ्रेम की कॉलम्स में या इंडेक्स में चेंजेस चाहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है। डेल स्टेटमेंट ऑफ डेटा फ्रेम कैन बी यूज टू डिलीट रोज। वेल डेल स्टेटमेंट ऑब्वियसली डिलीट करने के लिए होता है, बट अगेन जो डेल स्टेटमेंट होता है उसकी हेल्प से हम कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं ना कि रोज को।
यदि आप रोज को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल करते हैं, जिसके द्वारा हम रो एंड कॉलम दोनों को ही डिलीट कर सकते हैं. So again it is incorrect. Option C is saying that when a data frame object is created, all the columns are sorted automatically. Well, by the rule theoretically यदि आप देखें so this is the correct option because डेटा फ्रेम बनाने के बाद जब आप उसे डिस्प्ले करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके कॉलम्स जो होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं. हालांकि प्रैक्टिकली अगर आप देखें तो कई दफा आपको ये दिखाई नहीं देता, सो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, बट इट इज ट्रू स्टेटमेंट. ऑप्शन डी इज सेइंग दैट व्हाइल स्पेसिफाइंग योर ओन इंडेक्स सीक्वेंस इन डेटा फ्रेम, Python doesn't care about the length of index, which is absolutely wrong because जब आप किसी डेटा फ्रेम में सपोज जो भी वैल्यूज अगर आप पास कर रहे हैं, सपोज देयर आर 4 रोज, सो ऑब्वियसली आप जब इंडेक्स भी पास करेंगे तो ऑब्वियसली वो 4 ही होने चाहिए. लेंथ जो होनी चाहिए इंडेक्स की वो सेम होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ओवरऑल वी कैन से द ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ द क्वेश्चंस आर नाउ बेस्ड ऑन ए पर्टिकुलर केस स्टडी. सो केस स्टडी अगर हम देखें तो इट इज सेइंग दैट अनिल हैज क्रिएटेड ए डेटा फ्रेम डीएफ विच ही वांट्स टू मैनेज अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चंस. तो अनिल ने ये एक डेटा फ्रेम रेडी किया हुआ है, कुछ नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनकी बेसिस पे उसे इसे मैनेज करना है. इट शुड बी अनिल एक्चुअली. नाउ हेल्प हिम बाय सिलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शंस फॉर गिवन ऑप्शंस. क्वेश्चन नंबर 106 मतलब इस केस स्टडी के लिए जो पहला क्वेश्चन है, it is saying that Anil want to arrange and display data based on the name in descending order. What code he should write? Well, अगर आप किसी डेटा फ्रेम को से अरेंज करना चाहते हैं या सॉर्ट करना चाहते हैं, for that we have two methods. One is called sort underscore index and second is known as what your sort underscore say for example values. Now इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये है कि ये इंडेक्स की बेसिस पे सॉर्टिंग करता है, ये वैल्यूज की बेसिस. हमारा जो क्वेश्चन है वो वैल्यूज को एक्चुअली अरेंज करना चाहता है, ना कि इंडेक्स को, इसलिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज. इसके अंदर आपको 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करने होंगे, एक बाई और दूसरा यदि आप चाहें तो पास करते हैं दैट इज कॉल्ड असेंडिंग. बाई में आप कॉलम स्पेसिफाई करते हैं जिसके थ्रू या जिसकी बेसिस पे आप डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं या डेटा फ्रेम को सॉर्ट करना चाहते हैं. असेंडिंग का मतलब बाय डिफॉल्ट तो ये डेटा असेंडिंग ऑर्डर में ही डिस्प्ले होता है, लेकिन अगर आप डिसेंडिंग करना चाहते हैं देन वी शुड राइट असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स. सो ऑन दिस फंडामेंटल वी कैन से ऑप्शन ए दैट इज df डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज बाय इक्वल टू नेम विच इज करेक्ट एंड असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स दैट इज अगेन करेक्ट. सो ये हमारा ऑप्शन ए सही है. इसके अलावा अगर आप देखें ASC तो रॉन्ग ही होगा, ये भी रॉन्ग होगा, और बिना हम कॉलम नेम के स्पेसिफाई किए हुए डेटा अरेंज नहीं कर सकते. सो केवल ऑप्शन ए ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. नाउ हियर इट इज सेइंग दैट ही वांट्स टू फाइंड ऑल द रिकॉर्ड्स विद सैलरी लेस देन 1500. व्हाट कोड ही शुड राइट नाउ? इन द सेंस मेरे पास सैलरी फील्ड है, अब सैलरी को ये बोलता है कि लेस देन कितना होना चाहिए 1500. सो दिस इज माई बुलियन एक्सप्रेशन. नाउ इसको पुट आउट करने के लिए ऑब्वियसली चूंकि सैलरी मेरे डेटा फ्रेम का कॉलम है, इट शुड बी लाइक df डॉट सैलरी. तो अगर मैं सिर्फ इतना लिखूंगा तो ये सिर्फ एक आंसर ट्रू देगा, लेकिन हमें इनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करना है. सो आई विल टेक दिस कोलन इनटू अगेन दिस डेटा फ्रेम लाइक दिस, और जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे यू विल सी आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा. यदि आप चाहें तो एक दूसरा तरीका ये भी है कि आप लिख सकते थे df इन ब्रैकेट df और यहाँ पे लिख सकते थे सैलरी, और सैलरी के बाद में फिर इसे कंपेयर करते 1500 से और उसके बाद क्लोज कर देते इस ब्रैकेट को. इसे भी अगर आप एग्जीक्यूट करते तो आंसर मिल जाता. चलिए इसे एक बार प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं. सो दिस इज माय पाइथन शेल. मैं डेटा फ्रेम फिर से ले लेता हूं. लेट सपोज यहाँ पे जो मेरा सैलरी कॉलम है वो आप देख रहे होंगे यहाँ पर है. ये थोड़ा सा मेरे क्वेश्चन से अलग हो सकता है, बट मोटिव इज टू अंडरस्टैंड अबाउट द कमांड्स. सो मैं यहाँ पे लिखता हूं df, ब्रैकेट में जाके लिखता हूं df डॉट सेल, एंड अगर मैं इस दफा इसे लिखता हूं कि इट शुड बी ग्रेटर देन 500, एंड अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो देखिए ये 500 से ज्यादा की वैल्यूज को आपको डिस्प्ले कर रहा है. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट ही इज आस्क्ड बाय हिज फ्रेंड टू डिस्प्ले लास्ट 3 रोज. व्हाट कोड ही शुड राइट नाउ? नाउ अब हमें बॉटम 3 रोज को डिस्प्ले करना है. तो या तो आपको पता ही है कि LOC का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ILOC भी ले सकते हैं, या आप नेगेटिव इंडेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. वी ऑल नो दैट -1, -2, -3 एंड सो ऑन. सो आप रिवर्स इंडेक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप टेल मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो यदि आप LOC यूज करेंगे तो इट शुड बी विथ लेबल्स,
सो हम यहाँ पे LOC तो ले नहीं सकते। ILOC की अगर हम बात करें सो यहाँ पे बिल्कुल ये वाजिब है। तो ऑप्शन ए में ये बोल रहा है LOC -3 विच इज यू कैन सी हियर इज एब्सोल्युटली राइट। और दूसरा टेल मेथड है, तो टेल अगर आप यूज करते हैं तो उसमें जितने नंबर ऑफ रोज चाहिए आप मेंशन कर सकते हैं। तो df.tel इज ऑल्सो करेक्ट। So the answer D is correct for this particular question. Both A and C can be used to display bottom 3 rows. So this is how we can get the answer of this question. Let's move to the next one now. Now here it is asking that he wants to count total elements of given data frame. He wants to count total elements. Now data frame के केस में क्या होता है, रोज की भी काउंटिंग हो सकती है, कॉलम्स की भी हो सकती है और टोटल एलिमेंट्स की भी हो सकती है। तो यदि आप काउंट मेथड की बात करें, अगर इसकी आप बात करें तो काउंट मेथड बेसिकली कॉलम्स के अंदर अवेलेबल टोटल आइटम्स को काउंट करेगा। सो जैसे एम्प्लॉई नंबर कितना है 5 है, नेम कितना है 5 है, सैलरी कितनी है 5 है। सो दिस इज हाउ अगर आप डिस्प्ले करें काउंट को, तो एम्प्लॉई नेम नंबर इक्वल टू 5, नेम इक्वल टू 5 एंड सिमिलरली सैलरी को भी ये क्या कर देगा, यहाँ पे 5 डिस्प्ले कर देगा। सो दिस इज नॉट द करेक्ट वन। df.values करेंगे तो ये डेटा फ्रेम को एरे के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको आंसर देगा। लेन df करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रोज को ये डिस्प्ले करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ रोज आर 5, तो इसका आंसर 5 होगा। बचा हमारे पास df.size विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिकॉज जब आप df.size करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट दैट इज 5 + 5 + 5 इक्वल टू 15 ये आपको रिटर्न कर देगा। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक बार मैं एक्यूट करके भी आपको दिखा देता हूं। सो यू कैन सी हियर ये मेरा df है, और अगर मैं लिखता हूं df.size then you see it is showing you 12 elements। अगर आप लिखते df.count एंड इस दफा इसे एग्जीक्यूट करें तो इंडिविजुअल कॉलम्स वाइज ये काउंटिंग कर रहा है, और अगर आप लिखते len और ब्रैकेट में आप डालते df तो इट शोज यू 4। सो ये तो बात हुई इस क्वेश्चन की। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट सेलेक्ट करेक्ट कमांड टू डिलीट कॉलम एम्प्लॉई नंबर। यू कैन सी एम्प्लॉई नंबर इज माई कॉलम, और यहां पर ये यूज कर रहा है ड्रॉप मेथड को। तो जब आप ड्रॉप का इस्तेमाल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर मैं सपोज यहां पे लिखता है एम्प्लॉई नंबर, तो ये क्या करता है, इस एम्प्लॉई नंबर को रो का लेबल समझता है, उसे डिलीट करने की कोशिश करता है, तो ये गलत हो जाता है। चूंकि हमें कॉलम डिलीट करना है इसलिए हम लिखेंगे एम्प्लॉई नंबर, और हमें मेंशन करना होगा एक्सिस। वी ऑल नो दैट कि एक्सिस इक्वल टू 0 जो होता है वो रो को इंडिकेट करता है, तो हमें कॉलम चाहिए इसलिए हम लिखेंगे एक्सिस इक्वल टू 1। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, मतलब ये एम्प्लॉई नंबर यहां से डिलीट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस वन। मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट हिज बॉस आस्क्ड हिम टू रीसेट डेटा फ्रेम विद वैल्यू 0। हाउ कैन ही डू दिस? रीसेट इन द सेंस ये जितनी भी वैल्यूज आप यहां पर देख रहे हैं ये सारी की सारी वैल्यूज 0 से हो जानी चाहिए रीसेट। तो इसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं LOC का ऑब्वियसली। तो अगर आप कोलन लगा के इक्वल टू 0 करेंगे तो ये सारी वैल्यूज को क्या कर देगा, 0 कर देगा। चलिए प्रैक्टिकली एक बार हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। दिस इज व्हाट माय डेटा फ्रेम। अगर मैं लिखता हूं df डॉट से LOC और ब्रैकेट में कोलन डाल के अगर इसे कर देता हूं से 0, और अगर आप df को प्रिंट करें तो आप देखें सारी वैल्यूज यहां पे 0 हो चुकी हैं। इन द सेंस वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस। सो df डॉट LOC कोलन इक्वल टू 0 कर दीजिए, सारी वैल्यूज रीसेट हो जाएंगी जो भी वैल्यू आपने असाइन की हुई है। Move to the next one now. Now it is a normal concept MCQ. Here two statements are given. A data frame can be called as tabulated label array. बिल्कुल सही बात है, because ये basically तो array ही होता है जो tabular form में होता है। Tabulated का मतलब जहां row and column दोनों होते हैं। In the sense we are talking about 2D. Question number 2, statement number 2 is saying that a data frame can be compared with spreadsheet where each value is identified by row and column index. That is also correct because वी ऑल नो दैट कि जो स्प्रेडशीट होती है उसमें हर एक रो का लेबल होता है, लाइक ABC, कॉलम का लेबल होता है, रो का क्या होता है, नंबर होता है। तो जो भी सेल है वो ऑब्वियसली कॉलम लेबल प्लस रो नंबर से आइडेंटिफाई की जाती है। सो अकॉर्डिंगली डेटा फ्रेम में भी जितने भी वैल्यूज होती हैं वो उसके कॉलम लेबल प्लस रो नंबर से आइडेंटिफाई होती है। सो बोथ आर ट्रू। मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। हियर इट इज सेइंग दैट look at the anatomy of data frame and select the option that represent correct terms for given numbered circle। यहां पर ये 3 सर्कल में 1 2 3 लिखा हुआ है। हमको ये बताना है कि ये एरो मार्क मतलब इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो ये हैं इनको हम क्या बोलते हैं, और ये नैन है इसे हम क्या बोलते हैं। वी ऑल नो दैट कि ये जो कॉलम की हेडिंग्स होती हैं जिनकी एक्सिस की वैल्यू हमेशा 1 होती है, ये रोज होती हैं, रो के लिए हम एक्सिस इक्वल टू 0 करते हैं, और ये एक मिसिंग वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो इसका मतलब 1 इज एक्सिस 0, 2 इज एक्सिस 1,
3 is missing value is the correct one. So this is how we can get the answer of this question. Let's move to the next one now. Now here it is asking that what will be the output of following code. आप ध्यान से देखें, यहाँ पे एक लिस्ट है जहां पर कि ये इनर लिस्ट के फॉर्म में वैल्यूज को डाली हुई हैं और उसके बाद डेटा फ्रेम में इस लिस्ट को पास कर दिया गया है. तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, सो बेसिकली यू कैन सी देयर आर 3 वैल्यूज 10 देन 20 30 एंड 40 देन 50 एंड 60. और इसकी जो इंडेक्सिंग होगी दिस विल बी, चूंकि हमने यहाँ पे कोई एक्सप्लिसिट इंडेक्सिंग नहीं की है, सो दिस विल बी लाइक 0 1 2 एंड दिस विल बी लाइक 0 and 1. So the correct answer is option number C for this particular question. Let's move to the next one now. Now here it is asking that consider the following data frame. This is one data frame. Which type of error following code will produce? आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है employee.loc कोलन, मतलब कोई रो, सारी ही रोज को ये कंसीडर करेगा, बट कॉलम ले रहा है सैलरी जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मतलब ये employee.loc क्या करेगा, इसको यहां पर ऐड करने की कोशिश करेगा. बट द प्रॉब्लम इज दैट कि यहां पर सिर्फ 2 रोज होनी चाहिए, हमने 3 वैल्यूज को पास कर दिया है. तो जब आप 3 वैल्यूज को पास कर देंगे तो इट विल शो यू वैल्यू एरर कि आपने जो वैल्यूज डाली हैं दैट इज नॉट एप्रोप्रिएट. सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट, वैल्यू एरर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. हियर इट इज आस्किंग दैट Charan has declared this NumPy array. He wants to make a data frame with his own column name and index name. We all know that it's quite easy to understand that n is my data. Index के थ्रू हम row labels दे सकते हैं because you see here 150, 160, 80 and 90. तो obviously 2 rows हैं तो ये बिल्कुल सही लेगा. Columns में आप C1 equal to C2 कर सकते हैं, that is also okay. So option A is correct. Second, यदि आप देखें यहाँ पर index पहले लिया है, that is correct. Column पहले लिया है उसके बाद, that is also okay. और आप चाहें तो डेटा को लास्ट में पास कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो ओके. ऑप्शन सी में इट इज सेइंग दैट पहले डेटा फिर कॉलम फिर इंडेक्स, दैट ऑल्सो कैन बी डन. सो ऑल आर करेक्ट. यू कैन यूज एनी मेथड और एनी वे टू मेक दिस डेटा फ्रेम. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हियर इट इज अगेन assertion रीजन बेस्ड MCQ. दिस इज क्वेश्चन नंबर 117. अगेन यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स हैं, 1 assertion 1 reason. Statement or fact is what, executing following code. df equal to pd.dataframe 23 43 2 वैल्यूज हैं. इंडेक्स हमने डाला ट्रू फॉल्स, लेकिन जब आप प्रिंट df ट्रू कर रहे हैं तो ये आंसर दे रहा है की एरर. सो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली यहां पर आएगा आपके पास में ट्रू और फॉल्स, और वैल्यूज जो होंगी 23 एंड 43 होंगी, लेकिन ये जो ट्रू और फॉल्स है हमने कोटेशन मार्क में पास किया है तो ये स्ट्रिंग हो जाएंगी, ना कि बुलियन इंडेक्सिंग. तो इसलिए जब आप इसे बुलियन इंडेक्सिंग के थ्रू एग्जीक्यूट या डिस्प्ले करने की कोशिश करेंगे तो ये एरर दिखाएगा, की एरर दिखाएगा. तो ये बोलता है कि डेटा फ्रेम डज नॉट सपोर्ट बुलियन इंडेक्सिंग. तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, रीजन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि डेटा फ्रेम बुलियन इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है. तो रीजन गलत हो गया, लेकिन ये जो प्रोग्राम का फैक्ट है दैट इज ट्रू, बिकॉज ये हमने बोला कि ये स्ट्रिंग बन चुका है और हम यहाँ पे बुलियन के फॉर्म में इसे एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं या डिस्प्ले करना चाह रहे हैं. So the answer will be A is true and reason is false. So this is how we can get the answer. But अगर इस क्वेश्चन में ये रहता कि इसे करेक्ट करना है तो हम क्या करें, तो जब हम इसे डिफाइन करते तो विदाउट कोटेशन मार्क इसे डिक्लेयर करते. उस सिचुएशन में ये बिल्कुल सही तरीके से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता. Let's move to the next question now. Here it is asking that for given data frame, this is one data frame, Python will store data for Jhelum column as. ये मेरा झेलम कॉलम है, यहाँ पे ये इंटीजर है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है. तो ये दोनों डिफरेंट नेचर के हैं, तो इसका जो डेटा टाइप होगा दिस विल बी ऑब्वियसली माय ऑब्जेक्ट. रिमेंबर दिस ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड और नो. डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज हैं और डेटा फ्रेम ऑटोमेटिकली उसे ऑब्जेक्ट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है. सो द आंसर इज ऑब्जेक्ट. मूव टू द नेक्स्ट वन. हियर इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट डेटा फ्रेम. अ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय पासिंग डिक्शनरीज, बिल्कुल सही है. इट इज साइज इम्यूटेबल, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क है इसमें. इंडेक्स कैन बी स्ट्रिंग, बिल्कुल हो सकता है. कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम कैन हैव डेटा ऑफ डिफरेंट टाइप, बिल्कुल हो सकता है. साइज इम्यूटेबल इज समथिंग जो कि डेटा फ्रेम के केस में सही नहीं है, बिकॉज डेटा फ्रेम्स आर एक्चुअली साइज म्यूटेबल, इनकी साइज को चेंज किया जा सकता है. सीरीज के केस में साइज इम्यूटेबिलिटी होती है. सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन बी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Here it is asking that what will be the output of following code, import pandas as PD, सही है.
यहाँ पे लिस्ट लिया है जिसमें 5 वैल्यूज हैं, उसके बाद डेटा फ्रेम रेडी किया लिस्ट की बेसिस में। नाउ इट इज सेइंग दैट df -2। सो अगर आप देखें इट इज सो, नो, देन गो, देन डू, देन टू, और ये होगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो जब आप df -2 कोलन करेंगे, सो ये लास्ट की 2 वैल्यूज दैट इज -2, 1, जिसकी इंडेक्सिंग एक्चुअली क्या होगी 0, 1, 2, 3, 4, सो 3, 4 इन द सेंस ये इन आंसर को देगा ऑप्शन बी को। सो दिस हाउ वी कैन गेट द आंसर। एक बार मैं रन करके दिखाता हूं। दिस इज माई डेटा फ्रेम। अगर मैं यहां पे लिखता हूं df एंड इसके बाद में मैं लिखता हूं से फॉर एग्जांपल -2 कोलन, आप रन करें तो यू कैन सी नाउ यहां पर ये लास्ट की 2 रोज मार्च एंड अप्रैल को दिखा रहा है। Let's move to the next question now. Here it is asking that which of the following is not an attribute of data frame. Axis हमारा attribute होता है, empty भी होता है, size भी होता है, transpose is not an attribute. Actually capital T में हम transpose attribute का इस्तेमाल करते हैं हमारे data frame में. So the correct answer is option C, right? Transpose is not an attribute of data frame. So let's move to the next question now. Now here in question number 122 it is asking that to count total number of rows of a data frame df, which of the following command can be written? So total number of rows it is saying, तो total number of rows के लिए हम इस्तेमाल करते हैं len मेथड का, और इसको यूज करने का जो सही तरीका होता है वो ये कि आप इस len के अंदर में जाके डेटा फ्रेम का जो ऑब्जेक्ट है उसे पास कर देते हैं। So basis on this we can say option A is correct for this question. Let's move to the next question now. Now here in question number 123 it is asking that select the correct statement to change rows as columns and column as rows. तो जब आप रो को कॉलम में कन्वर्ट करने या कॉलम को रो में कन्वर्ट करने की बात करते हैं, इसका मतलब हम इसे जानते हैं ट्रांसपोज के नाम से, और डेटा फ्रेम को ट्रांसपोज करने के लिए हम जो एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर टी। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा ये एक्चुअली कैपिटल टी होना चाहिए बिकॉज स्मॉल टी इज रॉन्ग वन। सो आई शुड राइट df.d कैपिटल और ये स्मॉल कैपिटल T df.t। सो ऑप्शन बी जो होगा इस क्वेश्चन के लिए सही होगा क्योंकि ये एक एट्रीब्यूट है, एज ए मेथड हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 124 इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट सीरीज एंड डेटा फ्रेम बोथ, मतलब इन दोनों के साथ में कौन सी बात इसमें सही नहीं है। तो पहला तो ये है कि बोथ आर साइज म्यूटेबल, जो कि मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। बोथ कैन बी डिराइव फ्रॉम पैंडास, ऑब्वियसली ये बिल्कुल सही बात है, दोनों ही पैंडास लाइब्रेरी से डिराइव होती हैं। बोथ कैन बी रीशेप्ड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स, ऑब्वियसली हम सीरीज को एरे में या डेटा फ्रेम को सीरीज में या सीरीज को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड सिमिलरली बोथ कैन बी क्रिएटेड बाई पासिंग डेटा इन फॉर्म ऑफ लिस्ट, डिक्शनरी एंड एंटी एरे, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है बिकॉज जो सीरीज होती है वो साइज इम्यूटेबल होती है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन 1 यहां पर जो है वो करेक्ट नहीं है या नॉट ट्रू है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 125 इट इज सेइंग दैट टू एक्सेस इंडिविजुअल आइटम फ्रॉम डेटा फ्रेम df, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। हमें किसी डेटा फ्रेम से इंडिविजुअल आइटम या सिंगल आइटम को एक्सेस करना है, तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। वेल हम AT का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, IAT का भी कर सकते हैं, LOC का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑब्वियसली हम ILOC का भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर LOC की अगर हम बात करें तो ये लेबल्स को सपोर्ट करता है, इसलिए हम यहाँ पे इसे प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो df.loc है इट इज नॉट करेक्ट। ये जो स्टेटमेंट 0,0 है ये टाइपो एरर है, इट शुड बी 2,0, ऑल्दो ये 0,0 भी होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फर्स्ट एलिमेंट को यहां से डिस्प्ले कर देगा। सो द करेक्ट आंसर इज df.loc 2,2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 इज आस्किंग दैट आस्था हैज गिवन फॉलोइंग कमांड टू डिलीट ए कॉलम पब फ्रॉम बुक डेटा फ्रेम। मेरे पास एक बुक डेटा फ्रेम है जहां से वो पब को डिलीट करना चाह रहा है यूजिंग दिस ड्रॉप। हम जानते हैं कि जब ड्रॉप मेथड का इस्तेमाल किया जाए तो आप रो को भी डिलीट कर सकते हैं, कॉलम को भी कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप यहाँ पे कोई लेबल पास करते हैं तो ये ड्रॉप उसे रो समझने की कोशिश करता है। इसलिए यदि आप कॉलम चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा एक्सेस इक्वल टू 1। बेसिस ऑन दिस फंडामेंटल वी कैन से दैट ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। बुक डॉट ड्रॉप इन ब्रैकेट पब कॉमा एक्सेस इक्वल टू 1 इज द करेक्ट वन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ यू कैन सी यहाँ पर फिर से हमारी एक केस स्टडी है, आइए इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नाउ हियर यू कैन सी यहाँ पर एक हमारे पास डेटा फ्रेम अवेलेबल है
नाउ इसकी बेसिस पे ये क्वेश्चन है, व्हाट विल बी आउटपुट ऑफ कमांड df.size। df.size अगर हम बात करें, साइज एक एट्रीब्यूट है जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इन फॉर्म ऑफ इंटीजर यहां पे रिटर्न करता है। और जब आप साइज की बात करें तो यहां पर ये मिसिंग और नॉन मिसिंग दोनों ही वैल्यू को काउंट करता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस फंडामेंटल अगर आप इसे टोटल काउंट करें, सो दीज आर 16 डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट वैल्यूज। So the correct answer would be your 16. Let's move to the next question now. Now in question number 128 it is asking that add a new column rank with these values. Now जब हम किसी भी डेटा फ्रेम में नए कॉलम को ऐड करते हैं तो उसका बेसिक फंडामेंटल ये है कि जैसे तो कई बार आप डेटा फ्रेम और उसके ब्रैकेट में कॉलम लेबल को पास करके डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू असाइन करें तो अगर ये कॉलम एग्जिस्ट कर रहा है तो ये वैल्यूज अपडेट हो जाएंगी। अगर ये कॉलम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये वैल्यूज को लेते हुए हमारे डेटा फ्रेम में नया कॉलम बन जाता है जो हमने यहाँ पे पास किया है। आप इसी दौरान LOC का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। LOC में भी अगर आप कॉलम लेबल चाहें तो बना सकते हैं, बट पहला जो स्टेटमेंट होता है वो रो के लिए होता है, दूसरा हमारे कॉलम के लिए होता है। सिमिलर इज द केस विथ एट ऑल्सो। तो इन द सेंस इन सभी का इस्तेमाल करते हुए हम नए कॉलम ऐड कर सकते हैं। तो यदि आप ऑप्शन ए देखें, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट यदि आप ऑप्शन बी को देखें, एट है, इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन पहला स्टेटमेंट रो के लिए होता है। क्वेश्चन हमारा कॉलम ऐड करने के लिए बोल रहा है, इससे ये गलत होगा। सिमिलर इज द केस विद df.loc। यहां पर भी चूंकि ये रैंक जो है एज ए रो इंसर्ट हो जाएगा हमारे डेटा फ्रेम में, इसलिए गलत होगा, और ऑल ऑफ द ट्रू तो गलत होना ही है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, your class teacher want to update value of column award of class 4 to 6 which is currently missing value. Help him to select the correct statement. हमारा अवार्ड कॉलम का क्लास 4 नंबर का रो का वैल्यू को हमको अपडेट करना है। तो ये इंडिविजुअल वैल्यू है, आप 80 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, LOC का भी कर सकते हैं। थिंग इज दैट कि जो लेबल्स हैं वो प्रॉपरली पहले रो की फिर कॉलम की आप मेंशन करें। तो क्लास 4 रो है, सही है, अवार्ड कॉलम है, सही है, इक्वल टू 6 बिल्कुल करेक्ट है। LOC में भी सेम वे पे आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो बोथ आर ट्रू फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट कमांड टू डिस्प्ले। आई थिंक ये पहले भी एक बार हम कर चुके हैं, बट फिर भी यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल मतलब फर्स्ट 2 कॉलम्स एंड क्लास 1 एंड क्लास 2 आर फर्स्ट 2 रोज। तो चूंकि यहाँ पर ILOC को इसने हर जगह यूज किया है। ILOC के बारे में हम जानते हैं कि इसमें जो एंड इंडेक्स हम कंसीडर करते हैं, चाहे वो कॉलम के केस में हो चाहे लेबल के केस में, वो हमेशा क्या होता है हमारे लिस्ट में क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है, रिजल्ट में एक्सक्लूडेड होता है। सो यहां पर अगर आप देखें इसकी इंडेक्सिंग करें 0 1 2 0 1 2, सो इट शुड बी 0 to 2 एक्चुअली वी हैव टू टेक, बिकॉज हमें फर्स्ट 2 को रोज को फर्स्ट 2 कॉलम्स को डिस्प्ले करना है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी 0:2। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Here in this question it is asking that we can add a new row class 5 at the end of a data frame with the values for all columns as. In the sense हमें class 5 के नाम से एक रो ऐड करनी है, तो obviously इसके लिए भी हम at LOC सबका इस्तेमाल कर सकते हैं। First of all it is saying that df.add class 5। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा जब हम कॉलम ऐड कर रहे थे कि पहला स्टेटमेंट रो के लिए ही होता है, I mean पहला लेबल 8 के साथ में, तो ये बिल्कुल वर्क करेगा। df.class काम नहीं करेगा क्योंकि ये कॉलम को इंडिकेट करता है। LOC के साथ क्लास 5 करेंगे, इट विल वर्क। यहां पर df.class भी वर्क नहीं करेगा। सो बोथ A एंड C आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 132 में। हियर इट इज सेइंग दैट कमांड टू डिलीट कॉलम सब्जेक्ट इज। हमारे इस डेटा फ्रेम से हमें इस सब्जेक्ट को डिलीट करना है। सो नाउ वी आर वेरी मच क्लियर दैट हम del का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑब्वियसली ड्रॉप का भी कर सकते हैं। बट ड्रॉप अगर आप करेंगे, कॉलम डिलीट करेंगे, तो आपको एक्सिस मेंशन करना होगा, जो कि इन दोनों में नहीं है, इसलिए ये दोनों गलत हैं। और जब आप del का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर हमको कॉलम का लेबल ब्रैकेट के अंदर पास करना होगा। अगर आप कॉलम के आप डेटा फ्रेम के साथ कॉलम को एसोसिएट करेंगे डॉट ऑपरेटर से, तो ये एट्रीब्यूट एरर दिखाएगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी हियर। आगे बढ़ते हैं। Let's move to the next question. Now here in this question it is asking that consider the following data frame EMP. This is my data frame. यहां पर ये कोड लिखा है तो इसका आउटपुट क्या होगा। You can see here ये एक स्केलर वैल्यू है और सैलरी चूंकि यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ये क्रिएट होगा लाइक दिस। ये स्केलर वैल्यू इन दोनों के लिए पास हो जाएगी।
So the correct answer is option number B. बढ़ते हैं next question में. Now here it is asking that Samir want to access author column from book data frame. Suggest him to write correct statement. So इसके लिए ऑब्वियसली मेरा डेटा फ्रेम का नाम बुक है, कॉलम का नाम ऑथर है, तो ए भी ले सकते हो बिकॉज बिग डॉट ऑथर किया जा सकता है, और बी भी लिया जा सकता है जिसमें डेटा फ्रेम के साथ ब्रैकेट में उसका कॉलम लेबल आप पास कर सकते हैं. सो बोथ आर ट्रू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 135 इज अगेन आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. यू कैन सी हियर फर्स्ट इज सेइंग विथ ILOC बोथ स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स आर इंक्लूडेड. अभी हमने देखा कि ILOC में एंड इंडेक्स जो होता है दैट इज नॉट इंक्लूडेड, वो हमेशा एक्सक्लूडेड होता है. सो ये तो गलत है. विथ LOC लाइक स्लाइसेस एंड लेबल्स इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम रिजल्ट, ये भी गलत है क्योंकि LOC में हमारा जो एंड लेबल होता है वो इंक्लूडेड होता है हमेशा. ऑप्शन सी इज सेइंग दैट विथ IAT वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल वैल्यू फॉर अ रो कॉलम यूजिंग लेबल पेयर, विच इज अगेन रॉन्ग बिकॉज IAT में हम इंटीजर पोजीशन मेंशन करते हैं. रो कॉलम लेबल का प्रयोग हम करते हैं AT के साथ में. इट इज ऑल्सो रॉन्ग. लास्ट वन इज सेइंग दैट टू एक्सेस इंडिविजुअल डेटा फ्रॉम ए डेटा फ्रेम वी कैन यूज रो इंडेक्स विथ डेटा फ्रेम डॉट कॉलम. तो ये बिल्कुल सही है कि सपोज मेरा डेटा फ्रेम का नाम DF है और मेरे से फॉर एग्जाम्पल मैं फिर से लिखता हूं, मेरा डेटा फ्रेम DF है और मेरे सपोज कॉलम का नाम जो है सपोज क्लास 1 है, और इसके साथ अगर रो नंबर 3 को अगर आपको डालना है या उसकी वैल्यू एक्सेस करनी तो आप इसके ब्रैकेट में इस तरीके से उसे पास कर सकते हैं. सो द ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. क्वेश्चन नंबर 136 इज आस्किंग दैट टू काउंट टोटल नंबर ऑफ रोज. ये आई थिंक फिर से रिपीट हो गया है. वी ऑल नो दैट लेन मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं डेटा फ्रेम के टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करने के लिए. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Here in question number 137 it is asking that what will be output of given code. मेरा ये एक डेटा फ्रेम बना हुआ है जहां पर कि 3 कीज हैं C1, C2 एंड C3, और इसकी वैल्यूज को भी मैं यहां नोट डाउन कर लेता हूं. सो दिस इज माई डेटा फ्रेम. बिकॉज हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं किया तो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग इसकी 0, 1, 2 हो जाएगी. और जब आप df डॉट इंडेक्स करेंगे, होता क्या है कि जब आप पाइथन में कोई भी डेटा फ्रेम या इंडेक्स एक सीरीज रेडी करते हैं और कोई भी अगर आप उसके इंडेक्स पास ना करें तो उसकी जो डिफॉल्ट इंडेक्सिंग होती है उसके लिए पाइथन रेंज मेथड का इस्तेमाल करता है. सो उस बेसिस पे यदि आप df डॉट इंडेक्स करेंगे तो इट विल शो यू ऑप्शन बी रेंज इंडेक्स, जो स्टार्ट होगा 0 से अप टू 3, मतलब स्टॉप हो जाएगा 3 पे, मतलब 2 तक की वैल्यू को ये डिस्प्ले कर देगा. सो द ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर दिस. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज अगेन एसर्शन रीजन बेस्ड MCQ. यहां पर हमारे पास फिर से 2 स्टेटमेंट है, एक एसर्शन का एक रीजन का. एसर्शन मतलब फैक्ट जो है वो ये बोलता है कि हमारे पास एक डेटा फ्रेम है जिसकी शेप 3-3 है और उसमें हम एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं, मीन्स एक कॉलम हम नया डाल रहे हैं, लेकिन इसमें हम पास कर रहे हैं 4 वैल्यूज को. तो पाइथन एरर देगा, बिल्कुल एरर देगा, क्योंकि अगर हमारी नंबर ऑफ रोज जो हैं सपोज 3 है तो और आप 4 वैल्यू पास कर देंगे तो वैल्यू एरर आ जाएगा. तो फैक्ट जो है इसका या एसर्शन जो है वो राइट है. दूसरा यहां पर बोलता है कि while assigning values to a column of data frame, then sequence contains value must have values equal to the number of rows in a data frame. तो रीजन भी बिल्कुल सही है कि 3 रो है तो हमें यहाँ पे 3 वैल्यू ही पास करनी चाहिए थी, तभी ये सही तरीके से एग्जीक्यूट होता. इसका मतलब रीजन भी सही है. सो बोथ आर ट्रू, और जो रीजन है दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो वी कैन से ऑप्शन डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Now here in question number 139 it is asking that if shape of passed value in index sequence and length of dictionaries values are not same then Python what gives. तो हमारे पास अभी पिछले क्वेश्चन में देखा कि 3-3 की मेरी शेप है और डिक्शनरी में जो वैल्यूज हमने डाली, सपोज वो 4 डाल दी, तो रो मिसमैच हो जाएंगी, तो ऑब्वियसली वो वैल्यू एरर आपको दे देगा. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 140 इज सेइंग दैट a data frame has 2 axes where axis equal to 0 represent what? We all know that axis equal to 0 का मतलब वो रो को रिप्रेजेंट करता है, axis equal to 1 होने से वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा. So this is very easy to understand. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. Here question number 141 is asking that to count total number of rows of data frame DF, which of the following command can be written? तो ये फिर से repeated question है. I extremely sorry for this because
हम जानते हैं, हमने पहले भी देखा कि लेंथ df जो है उसके थ्रू हम टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल डिस्प्ले। यहाँ पर ये फिर से हम स्लाइसिंग या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं स्पेसिफिक पार्ट को किसी डेटा फ्रेम के। नाउ इट इज सेइंग दैट 2:7, लेट्स सपोज अगर मैं इंडेक्सिंग करूं कुछ इस तरीके से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, तो 2:7 का मतलब है ये मेरा थर्ड एलिमेंट है। 7 मतलब वो एक्सक्लूडेड होगा, मतलब 6 तक चलेगा, सो दिस विल बी माई 7th एलिमेंट। सो द आंसर विल बी डिस्प्ले 3rd to 7th रो एंड ऑब्वियसली :3 मतलब फर्स्ट 3 कॉलम्स। So the correct answer is my option B. Move to the next question now. Now in question number 143 it is asking that which of the following is used to merge two data frames. तो दो डेटा फ्रेम को यदि आप मर्ज करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली उसके लिए जो मेथड हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर append मेथड। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज append. Although there is join and merge is also available, but अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, अगर आप अपने सिलेबस को फॉलो करें तो उसमें append मेथड की हम बात करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन के लिए आप आंसर सेलेक्ट करेंगे append मेथड का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग दैट कंसीडर द फॉलोइंग कोड। हमने यहाँ पर एक डेटा फ्रेम रेडी किया है एक डिक्शनरी की बेसिस पे जो खुद दो डिफरेंट डिक्शनरी से मिलकर बना हुआ है। क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि यदि हमको इस डेटा फ्रेम के इंडेक्सेस को डिस्प्ले करना है तो उसके लिए हम कौन सा कमांड इस्तेमाल करेंगे। सो वी ऑल नो दैट कि हमारे डेटा फ्रेम का एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है इंडेक्स, जिसकी मदद से हम ऑब्वियसली किसी भी डेटा फ्रेम के इंडेक्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज योर df.index ऑलवेज। रिमेंबर दिस इज एन एट्रीब्यूट। आप कभी भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा बिकॉज ये एक मेथड को इंडिकेट करता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इन क्वेश्चन नंबर 145 इट इज आस्किंग दैट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस फॉलोइंग कोड। यहां पर एक डेटा फ्रेम हमारा बना है इस numpy एरे की बेसिस पे। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो numpy एरे है इसमें हमने ये एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज को एक सिंगल लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पे पास की हुई है। तो जब आप लिस्ट विद इन ए लिस्ट के फॉर्म में वैल्यू को पास करते हैं तो जो इसका जो रिजल्ट होता है दिस विल बी लाइक 5। और खास बात ये है कि ये दोनों की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। ऐसी सिचुएशन में ये एज ए सिंगल वैल्यू हमारे डेटा फ्रेम के लिए ट्रीट की जाती है। सो जो इसका आंसर होगा दिस विल बी लाइक 4279। ये एक सिंगल वैल्यू होगी, ये एक सिंगल वैल्यू होगी। इसका कॉलम का इंडेक्स 1 हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी कॉलम लेवल या रो इंडेक्स नंबर असाइन नहीं किया है। एंड सिमिलरली जो रो नंबर्स होंगे दिस विल बी 0 and 1। सो अकॉर्डिंग टू दिस फंडामेंटल द आंसर बी इज करेक्ट। रिमेंबर ऑलवेज कि यहाँ पर चूंकि ये दोनों ही लिस्ट इनर लिस्ट हैं, उनकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है, दैट्स वाई दे आर स्टोरिंग इन सिंगल यूनिट। अगर ये 4 to 7 होता तो उस सिचुएशन में दिस विल बी लाइक 4 to 7, तो वहां पर हमारी सिचुएशन जो है वो अलग हो जाती। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द डिफरेंस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इन क्वेश्चन नंबर 146 इट इज आस्किंग दैट which of the following is used to represent a data frame as numpy array। well we all know that shape जो होता है वो obviously tuple के फॉर्म में rows and columns को रिटर्न करता है। values जो होता है that actually converts your data frame into obviously numpy array। so the correct answer is your values। d type तो है वो data type के लिए हो गया, और size हमने देखा कि total number of elements को in integer form ये रिटर्न करता है। move to the next question now। Here in question number 147 it is asking that to access values of data using column labels we can use what। so पहली चीज तो ये कि कॉलम लेवल के साथ हम LOC का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको वैल्यूज को एक्सेस करना है। यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि सिंगल वैल्यू की बात हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप सिंगल वैल्यू की बात ना करें। तो किसी भी टाइप की वैल्यू, चाहे वो सिंगल हो चाहे मल्टीपल हो, LOC भी यूज होगा। डेटा फ्रेम डॉट कॉलम लेबल भी ले सकते हैं, डेटा फ्रेम और ब्रैकेट में कॉलम लेबल भी मेंशन किया जा सकता है। तो ऑल आर करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस इज अगेन वन केस स्टडी बेस्ड MCQs। तो इसमें देखेंगे आप कि फिर से हमारे पास एक डेटा फ्रेम अवेलेबल है और इसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। इट इज सेइंग दैट फाइंड द सम ऑफ ऑल द कॉलम्स एज गिवन बिलो। यू कैन सी यहाँ पर ये सारी रोज हैं, इनकी वैल्यूज को इसने क्या कर दिया, यहां सम करके दिखा दिया है। तो डेटा फ्रेम की जो रो वाइज या कॉलम वाइज वैल्यूज को यदि आपको सम करना होता है तो इसके लिए जिस मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं दैट इज बेसिकली योर सम मेथड, जिसे हम एसोसिएट कर सकते हैं df के साथ में।
सो अगर आप लिखते हैं df.sum तो बाय डिफॉल्ट ये आपके कॉलम्स को या कॉलम्स की जो वैल्यूज होती हैं उन्हें इस तरह से ऐड करके आपको आंसर को रिटर्न करेगा। बट हमें यहां पर रो वाइज कैलकुलेशन करनी है, इसलिए हमें यहां पे मेंशन करना होगा df.sum, जहां पे कि हम एक्सिस इक्वल टू 1 असाइन करेंगे, तो हमारा जो रिजल्ट होगा दिस विल बी लाइक दिस। चलिए इसे एक बार हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। सो नाउ यू कैन सी दिस इज व्हाट माय डेटा फ्रेम, और जैसा मैंने बोला कि अगर आप सिर्फ लिखते हैं df.sum तो आप एग्जीक्यूट करें तो देखिए ये कॉलम वाइज आपको टोटल करके दे रहा है, बट हमें यदि रो वाइज चाहिए तो वी विल राइट df.sum एंड इसमें हम एक्सिस इक्वल टू मेंशन करेंगे 1 एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि इसकी जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो इस बेसिस पे हम समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दिस विल बी योर ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 149 इज आस्किंग दैट write appropriate command to display name of all the rows. So this time it is talking about name of all the rows, and all the rows का मतलब हम बात कर रहे हैं इंडेक्स की, और इंडेक्स की हम बात करेंगे। सो द ऑप्शन डी जो यहाँ पे हमने लिया है df.index, ये हमारा सही होगा, लेबल नहीं होता। एक्सिस का मतलब होता है जहां पे रो और कॉलम दोनों को ही ये डिस्प्ले करता है, एंड शेप वी ऑल नो दैट इन फॉर्म ऑफ टपल्स, टोटल रोज एंड कॉलम्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। In question number 150, it is asking that what will be the output of df.max axis equal to 0। यहां पे फिर से ये क्या करेगा कि इस जयपुर, रायपुर और नागपुर और कानपुर, तो जयपुर का सबसे लार्जेस्ट, अगर ये df.max होता सिंपली लाइक दिस, तो ये सिर्फ कॉलम वाइज कंपैरिजन करता, जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होती उसे यहां पे डिस्प्ले करता। लेकिन जब एक्सिस इक्वल टू 1 आपने कर दिया, जिस तरह से अभी हमने सम में देखा, तो ये इस पर्टिकुलर रो वाइज जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसे यहां पे डिस्प्ले करेगा। सो द आंसर विल बी योर ए, दैट इज जयपुर 120, रायपुर 130 एंड सो ऑन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ हियर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिटर्न एग्जैक्ट नंबर ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम्स। नाउ कॉलम की वैल्यूज को काउंट करने के लिए हम हमेशा इस्तेमाल करते हैं काउंट मेथड का। साइज तो मेथड होता ही नहीं है, शेप भी मेथड नहीं होता है, और कॉलम्स जो होता है दैट इज फॉर ऑब्वियसली कॉलम लेवल्स को डिस्प्ले करने के लिए। सो द करेक्ट आंसर विल बी योर df.count। चलिए इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो दिस इज व्हाट माय डेटा फ्रेम। आई अगेन टेक दिस डेटा फ्रेम, सो यू कैन सी दिस इज हियर, और अगर मैं लिखता हूं df.count देन यू विल नोटिस कि ये आपके कॉलम्स के एग्जैक्ट नंबर्स को डिस्प्ले कर रहा है। एक खास बात यहां पर यह होती है कि काउंट जो होता है वो सिर्फ नॉन मिसिंग वैल्यूज को ही काउंट करता है, मिसिंग वैल्यूज को वो कभी भी कंसीडर नहीं करता। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग दैट हाउ कैन वी इंक्रीज वैल्यूज ऑफ कॉलम जिम बाय 30%। सो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। वेल, किसी भी कॉलम की वैल्यूज को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वी ऑल नो दैट उसके लिए हम डेटा फ्रेम के साथ उस कॉलम लेवल को एसोसिएट कर सकते हैं, लेकिन यहां पे ये बोल रहे हैं कि उसकी वैल्यू को 30% से इंक्रीज करना है। इसका मतलब सीधी सी बात है, उसमें उसकी जो वैल्यूज हैं लाइक जिम इनटू 30% मीन्स 0.3 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो ओरिजिनल वैल्यू है प्लस उसमें 30% को हम ऐड करेंगे और वापस उसको डाल देंगे हम df.gym में। तो इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। और अगर आप डॉट ऑपरेटर की जगह चाहें तो df और ब्रैकेट में कॉलम का भी इस्तेमाल करते हुए इस एक्सप्रेशन को कैरी आउट कर सकते हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी डन। सो बोथ दी ऑप्शंस आर ट्रू फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो बोथ आर ट्रू। यहां पर इस क्वेश्चन को देने का मतलब ये है कि कभी अगर आपको कोई पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को अपडेट करना हो तो कुछ इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। इट्स क्वाइट सिमिलर लाइक जैसे आप df.gym करें और उसमें अगर एक वैल्यू 12 असाइन कर दें तो ये स्केलर वैल्यू जो है सब में यहाँ पर असाइन हो जाती है, तो उसकी जगह हमने ये एक्सप्रेशन बना के वैल्यू निकाला और उसको यहाँ पे सबके साथ डाल दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। नाउ इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। iter items returns each column's value in the form of series object। सो ऑब्वियसली जो iter items होता है वो सीरीज के फॉर्म में वैल्यूज को रिटर्न करता है। tail returns bottom rows by specifying values of number of arguments। तो ये भी बिल्कुल सही है, बिकॉज जब टेल मेथड आप यूज करते हैं तो टेल के साथ में कितनी बॉटम रोज पास करनी वो आर्गुमेंट वैल्यू आप पास करते हैं। देन ट्रांसपोज ऑफ ए डेटा फ्रेम इज अवेलेबल थ्रू दिस, दैट इज ऑल्सो करेक्ट।
Python integer type can store nan values. So that is actually wrong because अगर आपको मिसिंग वैल्यूज स्टोर करनी है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं फ्लोट का. इंटीजर नेवर सपोर्ट्स द मिसिंग वैल्यूज. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Now here in this question number 154 it is asking that for given data frame, you can see here one data frame is given और यहाँ पर ये कोड हमने लिखा है df.tail2. तो आई थिंक ये काफी इजी होगा आपके लिए. सो दिस विल बी 2, 3, 40, 50, 70, 44. So the answer is your option B. Move to the next question now. Here it is asking that attribute used to return total number of elements as integer of a data frame is. Well, total number of elements मतलब हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं size का. So that is also correct. Move to the next question now. Now here in question number 156 it is asking that which of the following is used to fill missing values in a data frame. Well, किसी भी data frame में missing values को fill करने के लिए जो method हम इस्तेमाल करते हैं that is actually fill NA. Actually it should be fill NA, but just to make you confuse I remove this bracket part from here. So the correct answer is definitely fill NA. Skip NA एक argument होता है जो हम अलग अलग methods में during calculation missing values को skip करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. Replace NA, in place NA नाम की कोई भी चीज नहीं होती है, you can say. Let's move to the next question now. In question number 157 it is asking that how to rearrange columns of a data frame having column this. Now this is default columns. और इसको जैसे कि आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है एज नेम सैलरी या सैलरी नेम एज या सैलरी नेम एज, जिस भी तरीके से आप इसको भी सैलरी नेम एज ही कर दें तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. सो आर्गुमेंट सबके सेम है लेकिन जो सिंटैक्स है वो क्या होना चाहिए. सो ऑब्वियसली यदि आप देखें यहाँ पर सो df इक्वल टू df डॉट री इंडेक्स वी कैन यूज टू रीअरेंज द कॉलम्स. हमें इसके अंदर जाके कॉलम्स आर्ग्यूमेंट का इस्तेमाल करते हुए उसमें असाइन करना होता है, रीऑर्डर करना होता है या जिस ऑर्डर में हम चेंज करना चाहते हैं उस ऑर्डर में हमें कॉलम की लेबल्स को पास करना होता है. ऑप्शन बी में ये तो कहने का मतलब ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ऑप्शन बी में हमने लिखा है df इक्वल टू df और उसके ब्रैकेट में हमने फिर से रीअरेंज करके कॉलम को पास कर दिया, मीन्स कॉलम लेबल्स को पास कर दिया. सो दैट इज ऑल्सो फाइन. ऑप्शन नंबर सी इफ यू सी इज एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज हम df के अंदर कॉलम का इस्तेमाल नहीं कर सकते. सो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन ए एंड बी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. Here it is asking that difference between AT and IAT is what? Well, at access a single value for a row column pair by integer position. तो ये यहीं पे गलत हो गया क्योंकि at जो होता है वो एक्चुअली सिंगल वैल्यू को एक्सेस करता है यूजिंग लेबल्स और IAT जो होता है वो एक्सेस करता है सिंगल वैल्यू को यूजिंग इंटीजर पोजीशन. सो दिस इज एब्सोल्युटली राइट. अगर आप एक्सट्रैक्ट करें, सबसेट की बात करें तो at और ये IAT है एक्चुअली. सो ये दोनों ही नहीं होंगे क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट एक्चुअली बिलोंग्स करते हैं IOC को और से ILOC को. इट इज एक्चुअली LOC. सो आई होप नाउ यू ऑल कैन अंडरस्टैंड कि ऑप्शन बी जो है दैट इज करेक्ट फॉर दिस. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. हियर इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्किंग दैट टू डिस्प्ले 3 rows फ्रॉम द बॉटम ऑफ डेटा फ्रेम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज. तो टेल तो हम जानते हैं यूज कर सकते हैं और रिवर्स इंडेक्सिंग का भी इस्तेमाल करते हुए आप वैल्यूज को डिस्प्ले कर सकते हैं. सो बोथ आर करेक्ट. सो द आंसर इज व्हाट सी. मूव टू द नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 160 इज आस्किंग दैट टू ऐड ए न्यू रो इन ए डेटा फ्रेम EMP वी कैन राइट व्हाट. अब हमें नया रो ऐड करना है एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज अगर आप देखें इस स्टेटमेंट को, ज्यादातर मैंने देखा है इसको कई लोगों को बताते, emp.loc अगर आप करते हैं, लेट सपोज 0, 1, 2, 3, यहाँ पे कुछ वैल्यूज डली हुई. रिवर्स इंडेक्स देखें, सपोज ये डेटा फ्रेम है कुछ इस तरह से बना हुआ है, मैंने सिर्फ यहाँ पे रो इंडेक्स लिया है. रिवर्स ऑर्डर पे अगर आप इंडेक्सिंग करें तो कुछ इस तरीके से आता है. और अगर आप emp.loc -1 करें तो ये वाली रो होगी. इसमें ऑलरेडी यहाँ पे 4, 6, 8 कुछ वैल्यूज डली हुई है. अब अगर आप इसे रिप्लेस करेंगे तो अब अगर आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, इस -1 मतलब ये लास्ट रो की जो वैल्यूज हैं उनको वो अब रिप्लेस कर देगा या अपडेट कर देगा इन वैल्यूज के साथ में. इसका मतलब ये हुआ कि मेरी नई रो ऐड नहीं हुई, लास्ट रो मॉडिफाई हो गई. सो दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग. वी कैनॉट यूज दिस वे और यू कैन से दिस मेथड फॉर एडिंग न्यू रो. सो ये दोनों तो आप बिल्कुल यहीं से कट कर दें.
इसके बाद में यदि आप यहां पर इसे ध्यान दें लेंथ df को, सो ऑब्वियसली जब आप किसी डेटा फ्रेम की लेंथ निकालेंगे, सो ये टोटल नंबर ऑफ रोज को आपको रिटर्न करेगा। सो जब आप अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप स्टेटमेंट को देखें, सो इट विल रिटर्न यू टोटल नंबर ऑफ रोज 4। तो यहां पर हो जाएगा डॉट LOC 4 और 4 इक्वल टू दिस 1 रघु एंड सो ऑन, बिकॉज LOC जो होता है हमारा ये जो स्टेटमेंट A है, दिस विल रन एब्सोल्युटली फाइन। यहाँ पे 4th नंबर रो आएगी और इसमें ये वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन अगर आप देखें डॉट ILOC, इसमें भी तो सेम वही वर्क हो रहा है, बट ILOC जो होता है वो बेसिकली इंटीजर पोजीशंस को लेते हुए वैल्यू एक्सट्रैक्ट करने का काम तो कर सकता है, लेकिन यदि आप ILOC के थ्रू किसी पर्टिकुलर डेटा फ्रेम की वैल्यूज या रोज को या कॉलम्स को मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, सो दिस विल नॉट बी डन। सो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज एम्प्लॉई डॉट LOC, उसके ब्रैकेट में लेंथ df डाल के जो हमने वर्क किया है। ILOC के थ्रू आप कभी भी नई चीजों को ऐड नहीं कर सकते, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now here in this question it is saying that while creating a data frame using 2D dictionary, which of the following is not true? तो 2D dictionary को use करके अगर आप data frame बनाएं, we all know that key of all inner dictionary should be same, so it's absolutely correct. Keys of inner dictionary make the column and key of outer dictionary makes the indexes. So here you can see कि जो keys होती हैं inner dictionary की वो same होनी चाहिए, ये तो बिल्कुल सही हुआ। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है कि जो इनर डिक्शनरीज की कीज होती हैं वो बेसिकली इंडेक्स का काम करती हैं, और जो आउटर डिक्शनरी का लेबल या की होता है दैट वर्क्स फॉर और एज कॉलम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दिस विल बी 1 is ट्रू एंड 2 is फॉल्स। याद रखें हमेशा कि जब आप 2D डिक्शनरी इस्तेमाल करें और उसके अंदर इनर डिक्शनरी भी है, तो इनर डिक्शनरी की जो कीज होती हैं वो रो का काम करती हैं, रो लेबल्स का काम करती हैं, और आउटर डिक्शनरीज जो होती हैं उसकी जो की होती हैं वो कॉलम लेबल का काम करती हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज आस्किंग दैट फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस गिवन कोड। यहाँ पे numpy एरे है जिसकी बेसिस पे ये डेटा फ्रेम रेडी हो रहा है। अब हमें इसका शेप निकालना है। यू कैन नोटिस हियर कि ये जो लिस्ट ऑफ वैल्यूज यहाँ पे पास की गई हैं दोनों सेम लेंथ की हैं, सो जो इसका रिजल्ट होगा दिस विल बी लाइक 538। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में ये आ जाएगा दिस इज योर 4, 2 एंड 7, रो नंबर 01, 0, 1, 2। सो जब आप इसका शेप देखेंगे, सो फर्स्ट इट विल टेक द नंबर ऑफ रोज, सो दैट इज 2, एंड देन इट्स कॉलम दैट इज 3, सो द आंसर विल बी 2:3। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Now again this is assertion reason based MCQ. Again there are two statements are given, one is for assertion and second is what reason. So the fact, or you can say the assertion, is saying that we can add a new column in existing data frame using at or LOC. Yes, it is absolutely correct that जैसे हम किसी भी डेटा फ्रेम की वैल्यू को एक्सेस करते हैं dft.at लगा के या df.loc लगा के, तो अगर हम एक्सेस कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपको इसमें वैल्यू असाइन करें तो वो एग्जिस्टिंग को तो मॉडिफाई कर देता है, और अगर एग्जिस्टिंग नहीं है तो उसे नया कॉलम बना के ऐड कर देता है। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। दूसरा इसका जो रीजन है दैट इज व्हेन वी असाइन समथिंग टू ए कॉलम ऑफ ए डेटा फ्रेम, देन फॉर एग्जिस्टिंग कॉलम इट विल चेंज द डेट वैल्यू, एंड फॉर नॉन एग्जिस्टिंग कॉलम इट विल ऐड न्यू कॉलम। सो इट इज अगेन द रीजन इज ऑल्सो करेक्ट कि अगर आप जैसे मैंने कहा कि एट या LOC का इस्तेमाल करें और इसमें जो भी आपने कॉलम मेंशन की है अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तब तो वो मॉडिफाई हो जाएगा गिवन वैल्यू से, और अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो वो नया ऐड हो जाता है। सो इन द सेंस वी कैन से दैट बोथ आर ट्रू, और जो हमने इसका एक्सप्लेनेशन दिया दैट रीजन इज ऑल्सो करेक्ट फॉर दिस assertion. So option D is correct here, there is no doubt. Let's move to the next question now. Now in question number 164 it is asking that which of the following is correct syntax for accessing a particular column of a data frame. So we all know that it's very easy, df dot column name ले सकते हैं, df ब्रैकेट में कॉलम नेम भी लिया जा सकता है। सिमिलरली व्हेन यू सी सी ऑप्शन df डॉट LOC कोलन लगा के कॉलम नेम आप इसको भी ले सकते हैं। इन द सेंस ऑल आर करेक्ट। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर क्रिएटिंग डेटा फ्रेम इज नॉट वैलिड। ये जो नीचे स्टेटमेंट डेटा फ्रेम बनाने के लिए लिखे इसमें कौन सा वैलिड नहीं है। वी ऑल नो दैट कि डेटा फ्रेम मेथड के लिए हमें D और F को कैपिटल रखना होता है, तो ऑप्शन D जो है वो बिल्कुल
सही है। इसके अलावा जितने भी हैं एक्चुअली इट शुड बी वैलिड, तो हमारा ऑप्शन डी सही होगा, बाकी जितने भी हैं सारे इनवैलिड हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 166 इज आस्किंग दैट व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। नाउ यहां पर मेरा एक डेटा फ्रेम बना हुआ है, स्कूल है, आउटर की, इनर कीज। तो इनर कीज जो होंगी वो रो का फॉर्म लेंगी, आउटर कीज जो होंगी कॉलम्स का फॉर्म लेंगी। सो इट शुड बी रोल नंबर एंड नेम. So you can see this is roll number and name, and outer key class 1 and class 2, that is also okay. Then 1 and 2, and then Amar and Sultan. So the answer will be your option number D, that is class 1, class 2, and उसके अंदर में आएगा roll number and name. So this is how we can get the answer. Let's move to the next question now. Now here it is asking that which of the following is not true about count used in pandas. सो काउंट के बारे में इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है। बाय डिफॉल्ट काउंट मेथड काउंट्स वैल्यूज फॉर ईच कॉलम ऑफ डेटा फ्रेम। तो बिल्कुल सही बात है कि काउंट मेथड जो होता है वो हर एक जो डेटा फ्रेम की कॉलम्स होती है उनकी वैल्यूज को काउंट करने के लिए यूज होता है, तो दैट इज करेक्ट। df.count एंड df.count ब्रैकेट में एक्सेस इक्वल टू इंडेक्स जो है ये दोनों ही सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि अगर आप एक्सेस इक्वल टू इंडेक्स लिखेंगे तो भी ये काउंट करेगा कॉलम्स की ही वैल्यूज को। सो द आंसर विल बी बोथ आर ट्रू। मैं आपको इसे एक बार प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूं। सो यू कैन सी दिस इज माय पाइथन शेल। अगर मैं यहां पे पहले डेटा फ्रेम लूं एंड इसके बाद यदि आप यहां पे लिखते हैं df.count, सो यू कैन सी दिस इज हाउ इट इज शोइंग द वैल्यूज। एंड अगर इसके बाद में अगर आप लिखते हैं df.count एक्सेस इक्वल टू से फॉर एग्जाम्पल 1, एंड अगर आप एग्जीक्यूट करें, सॉरी मुझे एक्सेस इक्वल टू 0 करना चाहिए था, तो मैंने गलती से ये एक्सिस इक्वल टू 1 कर दिया, बिकॉज एक्सिस इक्वल टू 0 का मतलब इंडेक्स होता है। तो मुझे ये लेना चाहिए df.count और ब्रैकेट में आप डाल दीजिए एक्सिस इक्वल टू 0। सो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए दोनों का ही जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। सो इन द सेंस वी कैन से दैट इन दिस क्वेश्चन बोथ आर ट्रू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now here it is asking that when a data frame is created using 2D dictionary, column labels are formed by. थोड़ी देर पहले भी हमने देखा कि जो कॉलम के लेबल्स होते हैं वो आउटर डिक्शनरी की कीज पे फॉर्म्ड होते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज की ऑफ आउटर डिक्शनरी। की ऑफ इनर डिक्शनरी से रो हमारा रेडी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट टू एक्सट्रैक्ट द फर्स्ट 3 rows and 3 columns of a data frame EXP, which of the following is true? सबसे पहले तो ये कि फर्स्ट 3 रोज का मतलब होता है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 एंड सो ऑन। तो 0, 1 और 2 ये हमको चाहिए तीनों। यहां पर हमने इस्तेमाल किया है ILOC का, जिसमें कि जो एंड इंडेक्स होता है दैट इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। इसका मतलब हमें यहां पर 0 से लेकर 3 तक को मेंशन करना होगा हमारे ऑब्वियसली ILOC में, तभी हमको फर्स्ट 3 रोज डिस्प्ले होंगी। तो उसकी बेसिस पे यदि आप देखें ऑप्शन बी exp.iloc 0:3, 0:3 will be the correct answer. So this is how we can get the answer of this. So let's move to the next question. Question number 170 is asking that the data frame object can be created using, obviously dictionary से बन सकती है, list से भी बन सकता है, series से भी बन सकता है, so the all are correct. Move to the next question now. Here it is asking that which of the following is missing data. We all know that null, not a number and none all are missing, so we can say all above are correct option. Move to the next question. Here it is asking that while accessing subset from a data frame using LOC, the end label is always included in result set. So बिल्कुल सही बात है, जो end label होता है वो हमेशा included होता है हमारे result में। So true होगा इसका option. Next question is saying that select appropriate code to list the values of cell in 5th row and item column. सो 5th रो का मतलब होगा अगर आप इंडेक्सिंग करें 1, 2, 3, 4, 5, द इंडेक्स नंबर विल बी 4। और यहां पर ये बोल रहा है कि लिस्ट द वैल्यूज ऑफ सेल, मतलब वो सिंगल भी हो सकती है, मल्टीपल भी हो सकती है। हालांकि 5th रो और आइटम करेंगे तो वो सिंगल वैल्यू ही दिखाएगा। तो यहां पर df.84 भी आप ले सकते हैं, बिकॉज मैंने यहां पे बोला कि 5th रो मतलब 4th इंडेक्स, और LOC का भी इस्तेमाल करेंगे तो भी हमारा रिजल्ट सेम आएगा। सो आंसर विल बी A and C. Move to the next question. Here it is saying that what will be the shape of given data frame. So let's suppose this is your data frame, और अगर आप लिखते हैं df dot से shape, तो obviously जो आंसर रिटर्न होगा टपल के फॉर्म होगा, पहला जो होगा रो होगा।
तो रो है यहाँ पे 2 और कॉलम्स हैं हमारे पास 5, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? इन प्लेस आर्ग्यूमेंट ऑफ रीनेम is set to false, then original data frame is changed with new index column. So which is basically wrong, क्योंकि in place को हम true करते हैं तभी original data frame में index या column change होते हैं। del statement of data frame can be used to delete rows, ये भी गलत है because del जो होता है columns को delete करता है। When a data frame object is created, all the columns are sorted automatically. It is true actually. While specifying your own index sequence in data frame function, Python doesn't care about the length of index. That is absolutely wrong because जब आप index mention करते हैं data frame में अपना खुद का, तो it should be equal to or it should be matched with the row or you can say the number of columns. So the correct answer is option number C, क्योंकि automatically हमारे जो columns होते हैं वो sorted होते हैं data frame में। Move to the next question. Here it is saying that to access individual item from a data frame DF, which of the following is not correct? अब data frame से individual item हमें एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए तो जाहिर सी बात है AT आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट AT में आप लेबल्स इस्तेमाल करते हैं, इंडेक्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मतलब इस करंट क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन ए ही सही होना चाहिए। आगे भी देखते हैं। df.iat रो इंडेक्स बिल्कुल सही है, ले सकते हैं। df.column और ब्रैकेट में रो इंडेक्स भी मेंशन किया जा सकता है। df.iloc रो इंडेक्स कॉमा कॉलम इंडेक्स भी लेके आप वर्क कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, विच इज रॉन्ग एक्चुअली। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर अगेन दिस इज assertion रीजन बेस्ड MCQ एंड हियर इट इज आस्किंग दैट, बेसिकली यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स हैं assertion और रीजन का। assertion में बोलता है द कोड रिटन बिलो df एंड प्रिंट। एक्चुअली ये len df नहीं होना चाहिए, इट शुड बी df ओनली। तो जब आप इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका ये आंसर मिल रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज कि ये आंसर क्यों मिल रहा है। पाइथन क्रिएट ओनली सिंगल कॉलम इन डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट इफ डेटा पास टू इट इज एन एंडी अरे विथ रो ऑफ डिफरेंट लेंथ। सो यू कैन सी यहाँ पर ये दोनों की लेंथ डिफरेंट है और इस वजह से डेटा फ्रेम का जो रिजल्ट है वो कुछ इस तरह से एज ए सिंगल कॉलम यहाँ पे आ रहा है। तो ये बिल्कुल सही रीजन है इस फैक्ट के लिए। सो वी कैन से दैट बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट कंसीडर फॉलोइंग डेटा फ्रेम क्लास। ये मेरा एक डेटा फ्रेम है और ये बोलता है कि इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है अगर आप डेटा एक्सट्रैक्ट करें या स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डेटा फ्रेम को अगर आप निकालने की बात करें। तो पहला लिखा है class.loc, बिल्कुल ठीक है। कोलन लगाया मतलब सारे रोज आएंगे, सही है। गर्ल्स से सब्जेक्ट बिल्कुल सही है, तो ये करेक्ट है। प्रिंट class.loc, क्लास 1 से क्लास 2 निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही लिखा है। गर्ल्स कॉमा सब्जेक्ट भी सही लिखा है, तो ये भी करेक्ट है। प्रिंट class.loc, अब आपने लिस्ट के फॉर्म में कॉलम लेबल्स एंड रो लेबल्स को पास कर दिया, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में लिखा है आपने class.loc क्लास 1 कॉमा गर्ल्स, विच इज अगेन एब्सोल्युटली करेक्ट। सो इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल आर करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। हियर इट इज आस्किंग दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू एड ए न्यू कॉलम इन एग्जिस्टिंग डेटा फ्रेम। तो LOC भी यूज कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, ILOC भी कर सकते हैं और डेटा फ्रेम डॉट कॉलम लेबल भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये सारे ही सही हैं, तो यहां पे लिखना चाहिए ऑल आर करेक्ट। So this is what the answer of this question. Move to the next one. Question number 180 is saying that which of the following is correct syntax for using data frame for defining a data frame. तो जब आप डेटा फ्रेम बनाते हैं तो ऑब्वियसली ये तो सही है, इसमें आप डेटा भी ले सकते हैं, इंडेक्स भी ले सकते हैं, कॉलम भी ले सकते हैं, डेटा टाइप भी मेंशन कर सकते हैं और कॉपी आर्ग्यूमेंट भी ले सकते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। आप चाहें तो 4 आर्ग्यूमेंट्स भी ले सकते हैं, डेटा, इंडेक्स, कॉलम, डेटा टाइप। आप चाहें तो 3 आर्ग्यूमेंट लेके भी वर्क कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। इस क्वेश्चन को पूछने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में रहे कि इसमें 5 आर्ग्यूमेंट हम पास कर सकते हैं मैक्सिमम, एंड डेटा इज कंपल्सरी, रेस्ट ऑल आर ऑप्शनल। ये आप हमेशा ध्यान रखें। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Now here it is asking that find the output of the following code. You can see यहाँ पर हमने एक डेटा फ्रेम रेडी किया है with the help of dictionary of list और यहाँ पे सीरीज हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। तो जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली जो ये आउटर कीज आप देख रहे हैं, दे विल बी फाउंड एज कॉलम लेबल्स। सो दिस विल बी लाइक सोप, सॉल्ट एंड शुगर। और चूंकि यहाँ पर ABC और D 4 डिफरेंट लेबल्स का इस्तेमाल किया गया, इसलिए ये चारों यहाँ पर एज ए रो लेबल इस्तेमाल होंगे और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज क्या हो जाएंगी, आपकी असाइन हो जाएंगी। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा दिस विल बी ऑब्वियसली दिस ए। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।
Here in question number 182 it is saying that which of the following statement is incorrect for adding new column salary in data frame. हमारा ऑलरेडी एक डेटा फ्रेम है, उसमें हमको एक नया कॉलम ऐड करना है, तो ये इसमें से कौन सा सही नहीं है. तो एम्प्लॉय डॉट सेल 200 300 आई थिंक इट इज रॉन्ग. एम्प्लॉय डॉट लोकेशन आई मीन डॉट LOC कोलन उसके बाद में अगर आप सैलरी डाल के वैल्यू असाइन करें तो एक्सेप्टेबल है. एम्प्लॉय इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट असाइन आप यूज कर सकते हैं नए कॉलम के लिए, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. एम्प्लॉय डॉट AT कोलन ब्रैकेट में इन्वर्टेड कॉमा में सैलरी इक्वल टू 200 300 भी आप दे सकते हैं, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट. सो द रॉन्ग वन इज ऑप्शन नंबर A. So this is the correct option for this question. Move to the next question now. Now here it is asking that which of the following statement is not true. When values are assigned to column of data frame for non-existing columns, it will add a new column. So अभी हमने देखा इसे सही है. In ILOC like slices, end index position is excluded when given as start end. So obviously ILOC में जो है exclude होता है ending part. So that is correct. While creating a data frame from 2D dictionary, keys of all inner dictionary must be same in number or name. So that is absolutely correct कि जो inner keys हैं उनकी जो numbers हैं वो पूरी तरह से same होने चाहिए. So finally, by default in drop function, data frame object value of axis is 1. No, it is always 0. So the last option, that is D, is not true for this question. So we can say option D is correct for this question. Move to the next question. Now here it is asking that Ritika has created one data frame. This is the data frame जो डिक्शनरी की बेसिस पे बना है. But she doesn't know how to transpose data frame. We all know that df dot capital T is there for transposing. So the correct answer is option A. Move to the next question. 185 question number is saying that ये मेरा data frame है. तो df A equal to 40 करेंगे तो क्या होगा. So ये स्केलर वैल्यू है जिसे हम असाइन कर रहे हैं A में. तो जितनी भी A की वैल्यूज हैं वो 40 हो जाएंगी. सो द आंसर विल बी दिस D. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द आउटपुट ऑफ दिस. सो यहाँ पे दो डिक्शनरी हैं जिसकी बेसिस पे ये बन गया. वी ऑल नो दैट कि जब नेस्टेड डिक्शनरी का इस्तेमाल करके आप कोई डेटा फ्रेम रेडी करते हैं तो जो आउटर डिक्शनरी होती है वो कॉलम बनती है और इनर डिक्शनरी दैट इज A और B ये रो लेबल्स हो जाएंगे. तो इसका मतलब सीधी सी बात है यहाँ पर या तो ये होगा या ये होगा. चूंकि यहाँ पर A है, B है और यहाँ पे आप देखिए C है. अब इसके बाद कॉलम नंबर 1 D1 में ये A का वैल्यू क्या है 10 है, B का वैल्यू क्या है यहाँ पे 20 है, A का वैल्यू यहाँ पे 50 है, B का वैल्यू यहाँ पे नहीं है तो नैन हो जाएगा. C का वैल्यू यहाँ पे 30 है सेकंड के लिए और फर्स्ट में ये क्या हो जाएगा नैन हो जाएगा. सो द आंसर विल बी A. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट आंसर. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. What will be the output of this df dot LOC colon? इसका मतलब ये है कि सारे ही एलिमेंट्स को ये डिस्प्ले करेगा. डिस्प्ले ऑल रोज एंड ऑल कॉलम्स. सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर ऑफ दिस. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. अ डेटा फ्रेम कैन ओनली स्टोर होमोजीनियस एलिमेंट. तो ये तो गलत है क्योंकि ये हेट्रोजीनियस डेटा को स्टोर कर सकता है, किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर कर सकता है. एम्प्टी ऑफ डेटा फ्रेम काउंट्स obviously nan और na values. that is again wrong because empty जो होता है चेक करता है कि हमारा डेटा फ्रेम खाली तो नहीं है. the index of data frame can be number, letter और string. so बिल्कुल सही बात है, ये करेक्ट है. size of data frame returns total number of rows. तो ये भी गलत है क्योंकि len के थ्रू टोटल नंबर ऑफ रोज आती है. तो इसका मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 189 that to access value of a data frame using row labels we can use what. तो रो लेबल्स को यूज करते हुए वैल्यू एक्सेस करना है तो आप LOC का इस्तेमाल करते हैं. नाउ हियर इट इज सेइंग दैट वैल्यू, सो इट एट भी हम कर सकते हैं क्योंकि हमने मेंशन नहीं किया है कि सिंगल वैल्यू है कि मल्टीपल वैल्यू है. तो इस सूरत हाल में तो ये एट और LOC दोनों ही होना चाहिए. बट प्रायोरिटी अगर आप देखेंगे तो हम LOC की ही बात करेंगे क्योंकि एट के केस में स्पेसिफिकली मेंशन होता है सिंगल. सो आप इस चीज का ध्यान रखें. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ given a data frame, this is the data frame, what will be the output of following code df dot count. तो अभी हमने पहले भी देखा ये रोल नंबर नेम के मार्क्स जो कॉलम्स उनकी वैल्यूज को काउंट करेगा एंड काउंट जो होगी वो मिसिंग वैल्यूज को कंसीडर नहीं करेगा. सो दिस विल बी 4 4 एंड 3. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडरिंग फॉलोइंग डेटा फ्रेम क्लास. अगेन मेरे पास ये डेटा फ्रेम है और यहाँ पे बोल रहा है कौन सा करेक्ट है इसमें. आई मीन करेक्ट नहीं है.
तो LOC है तो क्लास 1 ले सकते हो आप, कॉलर लगा के सारी कॉलम्स को दिखा दो, सारी रोज लेके कॉलम एक पर्टिकुलर ले सकते हैं। क्लास 1 भी आप ले सकते हो क्या? बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि ये रो लेबल है, लेकिन बॉय को आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते क्योंकि इसके पहले हमें कोलन कॉमा लगा के बॉय लिखना पड़ेगा, तब ये सही तरीके से एग्जीक्यूट करेगा। सो द ऑप्शन डी इज रॉन्ग ही। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। संदेश हैज रिटन दिस फॉलोइंग कोड टू क्रिएट डेटा फ्रेम विद दिस बुलियन इंडेक्स। यहां पर ये इंडेक्स इक्वल टू ऐसा लिखा है बट उसको एरर मिल रहा है। उसका रीजन ये है कि जब आप बुलियन इंडेक्सिंग करते हैं तो इट शुड बी कैपिटल T, कैपिटल F, कैपिटल T। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आप ट्रू फॉल्स ट्रू कर देंगे तो वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और आप ये दोनों ही स्ट्रिंग है इसलिए ये दोनों ही नहीं होंगे। 010 भी नहीं होंगे क्योंकि अगेन हमने इसको कोटेशन में डाला हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज सी, जहां पर हमने ट्रू का T कैपिटल, फॉल्स का F कैपिटल और ट्रू का अगेन T कैपिटल को रखा हुआ है। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ट्रू। सो पांडा सपोर्ट नॉन यूनिक इंडेक्स वैल्यूज, बिल्कुल सही बात है, करता है। पांडा सपोर्ट्स लेबल बेस्ड इंडेक्सिंग, बिल्कुल करता है। पांडा यूज रेंज मेथड फॉर इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग, बिल्कुल सही बात है। इम्प्लिसिट इंडेक्सिंग का मतलब जो अगर हम कोई इंडेक्स नहीं करते तो पांडा जो है रेंज मेथड लेता है, 0 to 5 या जो भी टोटल लेंथ होती है उसके अकॉर्डिंग 0, 1, 2, 3 करके वैल्यूज को असाइन कर देता है रेंज के थ्रू। सो ऑल आर ट्रू इन दिस क्वेश्चन। Move to the next question. A data frame can be thought of as dictionary of list series. बिल्कुल सही बात है, हम data frame को बोल सकते हैं कि it is list, dictionary of list or series. So that is true. Question number 195 is saying that which of the following is not parameter of append. तो जब आप append method use करते हैं for merging or combining two data frames, तो उसमें verify integrity भी पार्ट होता है, ignore index भी होता है और sorting भी आप ले सकते हैं. Axis is not the part of this append method. So this is how we can get the answer. Now the next question is saying that when a data frame is created using dictionary of any sequence such as series or list, the resulting index or row labels are dash of all indexes or labels. हम जानते हैं कि जब आप कोई डिक्शनरी लेते हैं उसके अंदर A लिया, फिर एक वैल्यू ली 2, 3, 4, फिर दूसरा लिया जिसकी वैल्यू हमने डाली, इसमें हमने लिया 2, इसमें लिया 3, 4, 5, तो आप अलग अलग लेंथ की जो है वैल्यूज को पास करते हैं, साथ ही उनके ऑब्वियसली कीज भी जो भी होते पास आप करते हैं, तो उनको सबको वो कंबाइन करके एक सिंगल आंसर आपको प्रोवाइड करता है। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, मैं आपको बताता हूं। यू कैन नोटिस हियर कि हमने ये डिक्शनरीज ली, इनके ये इंडेक्स डिफरेंट थे, तो इसने सभी को यहाँ पे कंबाइन किया और उसके अलावा उसमें मिसिंग वैल्यूज को उसके अकॉर्डिंग डाल दिया। तो ये एक्चुअली कहीं ना कहीं हम यूनियन की बात करते हैं जब आप मल्टीपल डिक्शनरी या डिक्शनरी के अंदर ऑब्वियसली किसी सीक्वेंस को पास करते हुए डेटा फ्रेम रेडी करते हैं। सो द करेक्ट आंसर विल बी योर यूनियन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट फॉर ए डेटा फ्रेम DF कोलन इक्वल टू 0, इनिशियली मैंने आपको बताया कि अगर आप 0 कर दें तो जितने भी एलिमेंट्स आपके डेटा फ्रेम के हैं सारे 0 हो जाएंगे। सो इट क्रिएट रिजल्ट विद एलिमेंट हैविंग डेटा इक्वल टू 0, असाइन 0 टू ऑल इट्स एलिमेंट्स इज द करेक्ट वन, ये फॉल्स है। डिस्प्ले वैल्यू ऑफ फर्स्ट रो इज रॉन्ग, असाइन वैल्यू ऑफ फर्स्ट रो एंड कॉलम इज अगेन रॉन्ग। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है सबको क्या कर देगा, 0 कर देगा। लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड इन पाइथन शेल। सो दिस इज माई पाइथन शेल। मैं अगर DF लूं तो दिस इज माई डेटा फ्रेम, और अगर आप मैं लिखता हूं df.loc ब्रैकेट में कोलन डालें और इक्वल टू अगर आप 0 करके एग्जीक्यूट करके इसे प्रिंट करें तो आप देखिए सबकी वैल्यू 0 हो चुकी है। So this is how we can get the answer of this question. Move to the next one now. Now the next question is again based on assertion reason based MCQ. This is question number 198. And you can see यहाँ पर फिर से हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं, one is your fact और you can say assertion, और उसे प्रूव करने के लिए नीचे रीजन दिया हुआ है। Now जो फैक्ट है उसमें ये बोल रहा है कि फॉर गिवन डेटा फ्रेम, दिस इज द डेटा फ्रेम, और जब आप एग्जीक्यूट कर रहे हैं df.drop और उसके ब्रैकेट में जब आपने किसी कॉलम का लेबल पास किया तो ये एरर प्रोड्यूस कर रहा है। एंड इसका जो रीजन ये बता रहा है दैट इज वी कैन गिव एक्सेस इक्वल टू 1 along with indexes लेबल इन ड्रॉप मेथड टू डिलीट कॉलम्स। सो क्या ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, क्या ये दोनों सही हैं? नाउ वी ऑल नो दैट कि जब आप df.drop का इस्तेमाल करते हैं और इसके अंदर जो भी लेबल आप पास करते हैं, बाय डिफॉल्ट ड्रॉप उसको रो लेबल अंडरस्टैंड करता है और उसकी बेसिस पे उसे डिलीट करने की कोशिश करता है। बिकॉज यहाँ पे ये कॉलम का लेबल है इसलिए ये यहाँ पे रो में इसे सर्च करेगा, इसे नहीं मिलेगा, इस वजह से ये एरर शो कर देगा। इसलिए यदि आपको ये एज ए कॉलम या किसी कॉलम लेवल की बेसिस पे या किसी कॉलम को आपको डिलीट करना है यूजिंग ड्रॉप मेथड, तो वहां पर हमें स्पेशली एक्सेस इक्वल टू 1 स्पेसिफाई करना पड़ेगा।
तो इसका मतलब जो रीजन यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज एब्सोल्युटली रेलेवेंट टू दिस पर्टिकुलर फैक्ट, और यू कैन से द assertion. So overall we can say that both are true and the reason is correct explanation of this A. So this is how we can understand answer of this question. Move to the next question now. Now question number 199 is asking that for this given data frame, when Raja is trying to rename indexes using following code, तो obviously फिर से उसको एरर मिल रहा है. तो इसको करेक्ट करने के लिए कौन सा सही कमांड इसमें से हो सकता है? वेल, रीनेम जब भी हम करते हैं, इंडेक्स तो हमें लेना ही पड़ता है आर्ग्यूमेंट, लेकिन जो असाइनमेंट हम यहाँ पे करते हैं इट शुड बी अ डिक्शनरी बेसिकली, और डिक्शनरी में जो एग्जिस्टिंग हमारा लेबल होता है या रो लेबल होता है उसको रिप्लेस करते हैं हम नए के साथ में. तो वी शुड राइट लाइक दिस A कोलन न्यू वन, कॉमा द एग्जिस्टिंग वन, देन कोलन न्यू वन एंड सो ऑन. और इस तरीके से जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे देन ओनली वी कैन रीनेम द गिवन इंडेक्सेस और अवेलेबल इंडेक्सेस. सो यू कैन से द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी. रेस्ट ऑल आर नॉट करेक्ट बिकॉज ये सिंटेक्स वाइज कहीं से भी सही नहीं है. सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस वन. मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन अगेन इट इज आस्किंग टू फाइंड द आउटपुट. हमारे पास ये डेटा फ्रेम बनाने का एक कोड है एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. पहले एक डिक्शनरी है हमारे पास D1 जहां पे कि नेम कोड अलग अलग सीक्वेंस की बेसिस पे इसे बनाने की कोशिश की गई है, और यहाँ पे डेटा फ्रेम जब हम रेडी कर रहे हैं ऑब्वियसली D1 की बेसिस पे, और यहाँ पे लिख रहा है इंडेक्स इक्वल टू D1 का कोड इटसेल्फ. नाउ द क्वेश्चन इज दैट D1 मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द डिक्शनरी. सो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं. D1 का स्ट्रक्चर जब बनेगा तो किस तरीके से बनेगा. वी ऑल नो दैट आउटर कीज जो है दैट विल बी लाइक नेम, नेम के बाद में कोड, कोड के बाद में हमारा एरे बन जाएगा. दिस विल बी जेंडर कॉलम रेडी होगा. अब इसके बाद में जब हम नेम की बात करें तो फर्स्ट नेम इज माई जय, उसके बाद में अकॉर्डिंगली जो कोड होगा दिस विल बी माई 102, और इसका जो जेंडर है बिकॉज ये स्केलर वैल्यू है यहाँ पे तो ये सब में M ही आएगा. तो मैं इसे कंप्लीट कर लेता हूं. तो आइडियली अगर आप देखें तो ये मेरी डिक्शनरी है, और जब इस डिक्शनरी की बेसिस पे आप डेटा फ्रेम रेडी करेंगे तो ये इंडेक्स में बोल रहा है कि D1 का जो कोड है, नाउ कोड इज माई की, और इस की जो वैल्यूज हैं दैट इज 102, 1448 एंड 504, तो ये यहां पर क्या हो जाएंगी, इसके रो इंडेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगी. सो दिस विल बी लाइक 448 देन 504. तो ओवरऑल नाउ यू कैन सी कि जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर A. मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ. Here it is asking that in Boolean indexing we can filter data in many ways, or one way, or two way, or three way. Boolean indexing में हमारे पास दो ही वैल्यूज होती हैं, ट्रू एंड फॉल्स. इसका मतलब हम दो तरीके से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं. ट्रू का पार्ट अलग कर सकते हैं और फॉल्स का पार्ट अलग कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दैट टू मर्ज टू डेटा फ्रेम्स DF1 एंड DF2 विथ नो डुप्लीकेट रो लेबल्स विच कमांड शुड बी एग्जीक्यूटेड. सबसे पहली बात तो ये कि सपोज मेरा डेटा फ्रेम 1 है और मैं इस पे अपेंड करना चाहता हूं, मर्ज करना चाहता हूं, से फॉर एग्जांपल DF2. तो ये तो मेरा बेसिक कोड हो गया. अपेंड मेथड में आप चाहें तो सॉर्ट आर्ग्यूमेंट का यूज करते हैं, दैट इज फॉर अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. सिमिलरली वी हैव दिस वेरीफाई अंडरस्कोर इंटीग्रिटी, जो बेसिकली ये इंश्योर करता है कि जो DF2 का डेटा या रो इंसर्ट हो रहा है हमारे DF1 में दैट इज नॉट डुप्लीकेट. तो इसके लिए हमें यहां पर बाय डिफॉल्ट चूंकि ये फॉल्स होता है इसे हमें करना होगा ट्रू. तो बेसिस ऑन दिस फंडामेंटल वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर C, एज यू कैन सी इन योर स्क्रीन, DF1.append ब्रैकेट में DF2 वेरीफाई अंडरस्कोर इंटीग्रिटी इक्वल टू ट्रू is the correct option or answer for this particular question. Let's move to the next one now. Question number 203 is asking that for a data frame with column E number, name and salary, Shilpa want to add a new column HRA with which will store 20% of the salary. Obviously we all know that कि सबसे पहली तो बात ये कि जब आपको कोई भी कॉलम ऐड करना हो आप ऐड का यूज कर सकते हैं, LOC का भी यूज कर सकते हैं. बट चूंकि इस ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इसमें बेसिकली किसी कॉलम को एक्सेस करने के लिए जो हम डेटा फ्रेम के साथ ब्रैकेट में उसे मेंशन करते हैं वो लेबल हमने यहाँ पे ले लिया. अगर ये एग्जिस्टिंग कॉलम होता और हम इसे प्रिंट करते तो ये वैल्यू डिस्प्ले करता. ना इसमें हमको चूंकि वैल्यू असाइन करनी है, से फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे 100 कर दूं तो ये 100 स्केलर वैल्यू हमारे जितने नंबर ऑफ रोज हमारे डेटा फ्रेम में होंगे उसमें HRA कॉलम में चले जाएगी. क्वेश्चन ये बोल रहा है कि हमें 20% ऑफ सैलरी चाहिए. तो हमारे डेटा फ्रेम में ऑब्वियसली जो सैलरी कॉलम है उसे हमें इस तरह से लेना होगा.
एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 20% इन द सेंस 20/100, सो आई एम टेकिंग दिस टू 0.2। तो जैसे ही आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, HRA के अंदर 20% जितनी भी सैलरीज हैं अलग अलग रोज की वो असाइन हो जाएंगी। सो बेसिस ऑन दिस फंडामेंटल वी कैन से दैट द ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली राइट। बट अगर आप दूसरा ऑप्शन देखें जहां पे कि df.hra लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि अगर किसी कॉलम की वैल्यू को हमें एक्सेस करना है तो हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए डेटा फ्रेम के साथ उसे एसोसिएट करते हुए भी वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। बट इसका प्रयोग करके हम किसी नए कॉलम को रेडी नहीं कर सकते। ऑल्दो अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको कोई भी एरर शायद ना मिले, लेकिन इसका रिजल्ट आप देखेंगे कि कहीं पे भी कोई नया कॉलम आपके डेटा फ्रेम में ऐड नहीं होगा। सो दिस बी इज नॉट करेक्ट एंड ऑल्सो सी तो पूरी तरह से सिंटेक्स वाइज रॉन्ग है एंड डी इज नन, सो वी कैन से द आंसर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। Here in this question number 204, it is saying that the term used to represent row labels in a data frame. We all know that कि डेटा फ्रेम में जो रो लेबल्स होते हैं उन्हें हम इंडेक्स के नाम से भी जानते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 205 में। यू कैन सी अगेन यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू सीरीज है। सो हम देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक डेटा फ्रेम है जिसकी बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 205 इज सेइंग दैट इफ एडमिन वांट्स टू नो द रेट ऑफ बुक विच कोड इज 103। सो इसके लिए हम क्या कमांड लिख सकते हैं? तो यहाँ पे बुलियन एक्सप्रेशन की बात हो रही है। सबसे पहली बात तो ये कि कोड जो है हमारा दैट इज बी कोड, ये मेरे कॉलम का नाम है और आप चाहें तो इसे डेटा फ्रेम के साथ ऑब्वियसली एनक्लोज कर सकते हैं ब्रैकेट में और इसके बाद इसे कंपेयर करेंगे हम ऑब्वियसली 103 के साथ में, तो या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा ना। इसका कंपैरिजन के बाद इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमें इसे डेटा फ्रेम के साथ एनक्लोज करना होगा। Now because we are comparing, so I should write this double equal to sign here because Python में obviously हम double equal to ही यूज करते हैं। So now this code is completed। तो अब इसकी बेसिस पे यदि हम obviously या इस कोड को जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो you will see कि 103 बुक कोड का जो डेटा है वो आपकी स्क्रीन में डिस्प्ले हो जाएगा। So now finally we can say that this option number C you can see here df b code double equal to 103 जिसको फिर से हमने df में डाल दिया है is the correct one। इसके अलावा अगर सिंगल इक्वल टू लगाएंगे तो वो वैल्यू असाइन होने वाली बात हो रही, तो ये ऑब्वियसली सिंटेक्स वाइज गलत होगा, ये सेकंड भी गलत है एंड ऑब्वियसली बी कोड हम डायरेक्ट इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। यू विल नॉट गेट एप्रोप्रिएट रिजल्ट फॉर दिस एज वेल। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। नाउ द क्वेश्चन नंबर 206 इज सेइंग दैट ऑपरेटर्स कलीग सजेस्टेड टू रीनेम ऑल द रोज टू B1, B2, B3, B4 एंड B5। तो इसको रीनेम करने के लिए हमें कौन सा कोड लेना है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है। एक्सट्रीमली सॉरी कि ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है, बट फिर भी जस्ट फॉर प्रैक्टिस वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि यहाँ पर जो मेरे रो के लेबल्स हैं देज आर नंबर्स। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि रीनेम के अंदर आपको डिक्शनरी में लेना पड़ेगा जिसमें कि प्रीवियस के साथ में आपको नए लेबल्स को एसोसिएट करना होगा। सो बेसिस ऑन दिस फैक्ट वी कैन से दिस फर्स्ट ऑप्शन रीनेम इन डिक्शनरी फॉर्म 0:B1 एंड सो ऑन इज द करेक्ट वन। हम इक्वल टू या लिस्ट फॉर्म में या टपल के फॉर्म में कभी भी रीनेम नहीं कर सकते एग्जिस्टिंग कॉलम या रो को। सो इन द सेंस फाइनली वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। मूव टू द नेक्स्ट वन नाउ। Now here in this question it is asking that admin bought a new book AI of 510 rupees and ask operator to store in data frame. The command operator should write is, so we all know that कि अगर आप -1 करेंगे तो इसका फंडामेंटल मैंने आपको बताया था। लेट सपोज अगर आप इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग करें तो कुछ इस तरीके से ये बढ़ता है। तो अगर आप df.at-1 इक्वल टू इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये क्या करेगा, इन वैल्यूज को रिप्लेस कर देगा ऑब्वियसली लाइक दिस। तो हमें एक्चुअली रिप्लेस नहीं करना है एग्जिस्टिंग लास्ट रिकॉर्ड को, हमें नया रो ऐड करना है। इसलिए हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे, हम पहले लेंथ फाइंड कर लेंगे, आई मीन नंबर ऑफ रोज फाइंड कर लेंगे हमारे डेटा फ्रेम की। फॉर दैट वी कैन यूज दिस len_df और ये जो वैल्यू है इसे हम हमारे लोकेशन के साथ में एसोसिएट करेंगे ऑब्वियसली df के साथ में, और इसमें हम वैल्यू असाइन कर देंगे जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। और जब आप इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे देन यू विल सी ये 5 तो रहेगा ही रहेगा, साथ ही साथ यहाँ 6 नंबर पे आपका नया रो ऐड हो जाएगा। सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 208 इज आस्किंग दैट ऑपरेटर फाउंड दैट रेट ऑफ पाइथन इज मिसिंग। आप देखिए यहाँ पे जो पाइथन का रेट है
वो मिसिंग वैल्यू शो कर रहा है। क्वेश्चन ये बोलता है कि इसे हमें रिप्लेस करना है एक नई वैल्यू 500 के साथ में। वी ऑल नो दैट इसके लिए जो मेथड हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं दैट इज योर fill na। सो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे fill na मेथड का, और fill na मेथड के अंदर में हम वैल्यू पास करेंगे 500 का, और इसे हम एसोसिएट कर देंगे df के साथ में। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दिस विल बी ऑप्शन नंबर सी। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस वन। मूव टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ। Now here it is again assertion reason based MCQ, and you can see here there are two statements. One is assertion and this is basically the reason. हमें चेक करना है कि both are correct or not, और अगर correct हैं तो both are reason जो है वो सही explanation इस fact का या assertion का है या नहीं है। So the assertion statement is saying that a data frame can be created using 2D dictionary whether its inner dictionary have matching keys or not. तो अगर आप कोई डेटा फ्रेम 2D डिक्शनरी की हेल्प से रेडी कर रहे हैं तो ये कोई जरूरी नहीं है कि उसके जो इनर डिक्शनरी है उसमें मैचिंग कीज हो। नाउ द उसका रीजन ये बोलता है कि जो मिसिंग वैल्यूज या एन एंड नॉट ए नंबर वैल्यूज होती हैं दे आर ऑटोमेटिकली फील्ड फॉर द वैल्यूज ऑफ नॉन मैचिंग कीज ऑफ इनर कीज ऑफ डिक्शनरी यूज्ड इन क्रिएटिंग डेटा फ्रेम। तो अगर आपने इनर कीज जो है वो अगर मैचिंग नहीं भी है और अगर आप उसकी बेसिस पे डेटा फ्रेम बनाते हैं तो डेटा फ्रेम बिल्कुल बनेगा, और जो मैचिंग कीज नहीं है वहां पे ऑटोमेटिकली मिसिंग वैल्यूज या नॉट ए नंबर वैल्यू इंसर्ट हो जाती है। सो इसका मतलब ये जो एसर्शन है वो भी बिल्कुल सही है और रीजन जो इसने दिया वो भी बिल्कुल सही है। सो वी कैन से दैट कि बोथ आर ट्रू, एंड दोनों के ट्रू होने के साथ में जो रीजन हमने दिया वो दैट इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस एसर्शन। सो फाइनली वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो ओवरऑल दिस इज हाउ नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से डेटा फ्रेम बेस्ड एमसीक्यूज को हम सॉल्व कर सकते हैं। डेटा फ्रेम के एमसीक्यू के साथ साथ हमें यह भी समझ में आ रहा है कि किस तरह से उसके फंडामेंटल्स हम समझ सकते हैं। आई होप नाउ कि ये जो पूरी वीडियो सीरीज में आज सेकंड पार्ट में हमने डेटा फ्रेम को डिस्कस किया या डेटा फ्रेम से रिलेटेड एमसीक्यूज देखे, जहां पे मैंने एसर्शन रीजन बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस किए, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज डिस्कस किए, और ऑब्वियसली फाइंड आउटपुट बेस्ड भी एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए बहुत सारे, which will definitely help you to obviously gain the concept of data frame and obviously किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके से हम आगे अपने एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेगा। तो इसी उम्मीद के साथ चलिए आज के सेशन को फिर यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नए सेशन में, ऑब्वियसली इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए नए चैप्टर नए कॉन्सेप्ट के एमसीक्यूज के साथ में। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी कॉन्सेप्ट के वीडियो ट्यूटोरियल भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आप मेरी चैनल पे जाइए, वहां पे प्लेलिस्ट बनी हुई है आईपी क्लास 12, 2021, 22 नाम से। वहां जाके आप पूरे कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑब्वियसली कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।